यूनिवर्स को सिर्फ एक भाषा आती है, तथास्तु। तेरे मन में जो है वो हो जाए। अब तेरे मन में डर है तो डर मिले तुझे, तेरे मन में खुशी है तो खुशी मिले तुझे। तो मैनिफेस्टेशन को हम एक तरीके से अपनी ख्वाहिश बोल सकते हैं, इच्छाएं बोल सकते जैसे हैं। कि किसी पेड़ का हम बीज लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने सपनों के बीज लगा सकते हैं। इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं। जो आपकी रियलिटी होती है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। आप चाहें नहीं चाहें, हम हर समय कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो एनर्जी हम फील कर रहे हैं, जो एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं, इक्वल मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी, मल्टीप्लाई होगी, कम नहीं मिलती। तो लोग अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से बहुत चीज़ें खो देते हैं। बहुत लोगों को लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इंट्रोवर्ट ही रहूँगा, कभी बात ही नहीं करना किसी से। मैं घर में बैठा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, मेरे को घर में ही आगे सारी चीज़ें मिल जाए। नहीं, आपके एक्शन भी ज़रूरी है। मैम, आपको नहीं लगता जब से प्रेमानंद जी महाराज आए हैं, जब से उनका ऑरा फैलता जा रहा है जिस तरीके से, उतना ही तेजी से पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी भी फैल रही है। एनर्जी वाइज वी ऑल आर वन। एक और कॉन्सेप्ट है हवाईयन टेक्निक होपोनोपोनो, वो ये कहता है कि हम सब एक ही एनर्जी हैं एंड वी कैन हील दिस वर्ल्ड। मैंने एक सर्वे किया था मैम, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ लोगों को पकड़ के उनको जैसे ऐसे कुछ सवाल पूछे थे कि राधा रानी के बारे में बताइए, उनकी माँ के बारे में ही बता दीजिए, उनका नाम ही बता दीजिए। यू डोंट बिलीव मैम, एक सिंगल पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने राधा रानी की मम्मी का नाम भी बताया हो मुझे। भगवान को जो कोस रहे होते, कभी भगवान पे भी दया खा लो। 140 करोड़ की अगर सिर्फ भारतीय जनता को भी भगवान देख रहे हो तो कितना काम है उनके पास। उनको भी कभी कभी बोल दो कि ठीक है भाई, आज आप भी रेस्ट कर लो। हाँ, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। कंपैशन। तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट परमात्मा में मान लो, एक ब्रह्म है, एक। मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिटेशंस भी होती है मैम, है ना। भगवान ने कोई रूप ले लिया, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप ले लिया, शिव जी ने रुद्र अवतार कर दिया, अलग अलग अवतार हो रहे हैं। तो ये क्या था, मैनिफेस्ट ही तो किया था उन्होंने, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ही तो किया था, बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट की। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई लिमिट है। और ये जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, जो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, ये प्रतीक मात्र है। मेरे अंडरस्टैंडिंग ये बोलते कि ये प्रतीक मात्र है। ब्रेन जो है इतना पावरफुल, हम इतनी दूर तक सोच सकते हैं, हमारी सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज की डेट में AI टेक ओवर कर रहा है, रिसर्चेज इतने चल रहे हैं। अब तो बहुत साक्षात ये बात क्लियरली लोगों को पता है कि एलियन और इंसान साथ में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं इसी धरती पर। काफ़ी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं जिसके अंदर एक ही चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट किया जाता है। तो उसकी जड़ कहाँ देखी जाए, कहाँ उसका पता किया जाए और उसको स्टॉप किया जाए। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस हमारा सबसे पावरफुल स्लेव है। और अगर हम सबकॉन्शियस के स्लेव बने रहते हैं, जैसे हम घूमते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस के उसमें, हमारा मन कर रहा है सोने का, हमारा मन कर रहा है रील देखने का, हमारा मन कर रहा है आलस करने का, वी आर डूइंग दैट। तो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग इतनी पावरफुल होती है ना, इससे आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस आपको एक बूस्ट देता है बिलीव करने के लिए, जो चीज़ नहीं भी हुई है। वो हमारी सोच इतनी सी है, हम मतलब इतने सूक्ष्म है ना, बिल्कुल हम कण बराबर भी नहीं है, हमसे बहुत विशाल है वो परमात्मा। ये आध्यात्मिकता की तरफ रुझान कैसे हुआ मैम? कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि आप वहाँ की तरफ मुड़ चुके हैं, या फिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आप इतने आध्यात्मिक हो चुके हैं? सुबह उठो, अपने आप को बोलो अरे मैं शानदार हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं जोरदार हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है, और आज का दिन तो मेरा है। बस बोलो तो एक बार, अपने आप को देखो, सुबह देखते ही बोला अरे यार कमाल की आंखें हैं तुम्हारी, कमाल की स्माइल है यार, किलर। अगर आप यहाँ हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड ने आपको इशारा दिया है। आंखें बंद करके उस एक ख्वाहिश को याद कीजिए। हम अक्सर कहते हैं होगा तो होगा, आज हम जानेंगे हो रहा है। नमस्ते, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो।
आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा पांडे, मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो मानते हैं कि किस्मत लिखी नहीं जाती, रोज चुनी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं खास मुलाकात। नमस्ते अपर्णा मैम। नमस्ते ज्योति। कैसे हैं मैम? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? इसको अगर साधारण भाषा में समझें तो जैसे कि किसी पेड़ का हम बीज लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने सपनों के बीज लगा सकते हैं। इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में काफ़ी सारे शब्द आते हैं, जैसे हम क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं, कैसे विचार हैं, कैसी हम बातें कर रहे हैं। पर इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये निकलता है, जो आपकी रियलिटी होती है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे आप इसको कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली। और इसमें सबसे बड़ा मिथ क्या होता है? मिथ तो बहुत सारे हैं मैनिफेस्टेशन को लेके। जैसे लोग कहते हैं ये काम नहीं करता, या फिर ये सिर्फ उनके लिए काम करता है जो कुछ तो तंत्र मंत्र जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, या बड़े लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ ऐसे आपको मिलेंगे, पर एक चीज जो जानने वाली है वो ये है कि आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया में किसी के लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इक्वली काम कर रही है, बराबर काम कर रही है। आप चाहे नहीं चाहे, हम हर समय कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जिस दिन आप सुबह उठते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, मन में बहुत अच्छे विचार होते हैं, फैमिली में सबसे प्यार से बात हो रही होती है, उस दिन आपका दिन कैसा जाता है? आपसे सवाल है ये, कैसा जाता है आपका दिन? हाँ, अच्छा रहता है। और जिस दिन घर में लड़ाई हुई हो, चिक चिक करते हुए उठे हो, सर दुखता है। हाँ, और शायद फिर आपको ट्रैफिक में भी जाम मिल जाए, चाहे आपको वो, चाहे आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, वर्क स्पेस पे कोई दिक्कत मिल जाए, बॉस से लड़ाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दिन का सीड सुबह सुबह डाल दिया है। तो ऐसे ही हम हर दिन जो भी कर रहे हैं, हर क्षण जो कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, हर एक इनपुट का आउटपुट आएगा। यही है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन को हम एक तरीके से अपनी ख्वाहिश बोल सकते हैं, इच्छाएं बोल सकते हैं। हाँ, जैसे हम सारे लोग, मैं आप कोई भी, हम सिर्फ कुछ ऐसी चीजें जीना चाहते हैं जो हमारे लिए रिसोर्सफुल हो। हम सारे इमोशंस को नहीं जीना चाहते हैं। जैसे कि दुख बहुत लंबे समय तक आप नहीं चाहेंगे, डर नहीं चाहेंगे अपने लिए। तो बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जीना चाहते, पर जो आप जीना चाहते हैं उसके बारे में हम कम सोचते हैं। जो नहीं जीना चाहते, जो नहीं करना चाहते, उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। ज्यादातर जो दर्शकगण देख रहे हैं वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप किस बारे में सोचते हैं, कि आपकी रियलिटी कैसी हो या कैसी ना हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग अबाउट दिस कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, ऐसी जॉब नहीं चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मुझे कैसा पति, कैसी जॉब, कैसी रियलिटी चाहिए, कौन से इमोशंस जीने हैं। अब इस समय अगर मैं डर में हूँ, है ना, डर में हूँ, तो मेरी रियलिटी जो आएगी वो डर वाली आएगी। डर से ही उसकी उत्पत्ति होगी और वो डराने वाली ही होगी। और डर, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। यूनिवर्स को सिर्फ एक भाषा आती है, तथास्तु। इमोशंस की भाषा समझता है और यूनिवर्स हमेशा कहता है जा बेटे आबाद रहे, तथास्तु, हो जाए तेरे मन का, तेरे मन में जो है वो हो जाए। अब तेरे मन में डर है तो डर मिले तुझे, तेरे मन में खुशी है तो खुशी मिले तुझे। हनुमान जी, सुंदरकांड में एक लाइन है, मुझे पूरी लाइन तो याद नहीं आ रही, उसमें एक लाइन है जिसका अर्थ ये होता है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सीता जी से मिलकर ही आऊंगा। और उनसे लोग पूछ रहे हैं, जामवंत जी और बाकी लोग पूछ रहे हैं कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो कह रहा मुझे इस बात की खुशी है, मुझे हर्ष हो रहा है। हर्ष अभिषेक ही आता है उस चौपाई में लास्ट में। मुझे बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे सीता जी मिलेंगी, मैं उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ और ये सोच कर ही मुझे बहुत खुशी आ रही है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं जो आप कुछ पाना चाहते हो और मन में बहुत एक्साइटमेंट है, किसी चीज को देखकर खुशी हो रही है, तो आप देखोगे ना वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी, रियलिटी में आएगी। उससे मिलती जुलती चीज या उससे बड़ी चीज, उससे कम तो नहीं आती है। जो एनर्जी हम फील कर रहे हैं, जो एनर्जी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं, इक्वल मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी, मल्टीप्लाई होके, कम नहीं मिलती। ओके, लेकिन काफी लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि उनको लगता है सिर्फ सोचने से हो जाता है। क्योंकि हर इंसान अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, उनको लगता है कि मैं बढ़िया तो सोच रहा हूँ, मैं तो अपने बारे में अच्छा अफर्मेशन कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। क्योंकि
आपके थॉट्स फिर अलाइंड नहीं है। हो सकता है आपके विचार नेगेटिव है ना, किसी को देखकर, जैसे आप कुछ तो बहुत बढ़िया चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, पर किसी अमीर व्यक्ति को देखकर आपके अंदर जेलसी है, हीन भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या उसको देखकर ये लगता है अरे पक्का इसने 2 नंबर का पैसा कमाया पर है। इतना साफ सुथरा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता ना, बनना पड़ता है, और इंसान साफ सुथरे ही होते हैं। फिर तो वो संत महात्मा हो गए। संत महात्मा नहीं ऐसे बोल सकते, पर संत महात्मा के जो गुण हैं, हम अपने गुणों से, अपने विचारों से संत महात्मा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैनिफेस्टेशन में अगर आप इसको संत महात्मा की कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छी चीजों के साथ ही आप अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके विचार स्पष्ट है, क्लैरिटी है आपको कि मुझे क्या चाहिए, उसमें इंटेंट भी बहुत मायने रखता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम अगर मैं किसी का मर्डर करना चाहूँ तो क्या ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? नहीं, इंटेंट अच्छा होना चाहिए। इंटेंट हमारा हमेशा हमेशा जो है किसी की सेवा, कंपैशन, कुछ ऐड करना, भगवान की बनाई क्रिएशन को हेल्प करना होना चाहिए। और अगर ऐसा इंटेंशन है तो आपके बड़े से बड़े सपने साकार होते हैं। माइंडफुल इस बात को समझिएगा, जो भी इंसान आप बहुत अमीर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और अगर हम इस इंटेंशन से पैसे कमाना चाहते हैं कि मुझे 100 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए या 1000 या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप किनको एकोमोडेट करना चाहते हो, किनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप देखोगे उनकी किस्मत से आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंट बहुत अच्छा है। अब आपको नहीं बनना है भाई समाज सेवी, लेकिन आपका परिवार तो है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके आसपास जो है, आपके घर में जो हाउस हेल्प आता है, जिस शॉप से आप अपना सामान मंगाते हैं, आपका ड्राइवर, जो भी है आपके आसपास, उनकी सैलरी तो आप देते हो ना। इस इंटेंट से पैसे कमाओ कि भगवान मैं इतना अच्छा काम करूं कि मेरे सारे एम्प्लॉयज खुश रहें, मेरे घर वालों के सारे सपने पूरे हों, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप जो भी कुछ कहें मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर पाऊं। ऐसे इंटेंशन से भी आप पैसे कमाने की कोशिश करें, देखिए आपके पास आएंगे। लेकिन काफी लोग तो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में ही करते हैं, जैसे आप अमीर लोगों का जो एग्जांपल दे रहे हो, वो क्या करते हैं, शो ऑफ के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में भी डोनेट करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें शो ऑफ में रहती है, तो फिर उनके पास में कहाँ से आ रहा है इतना? उनका मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर रहा है? करेक्ट। रियलिटी हो सकता है जो कैमरे पे दिख रही है, पहली बात तो वो हो ही ना, क्योंकि होती नहीं है। मोस्टली जो कैमरे पे दिख रही है कुछ किसी से मांगे हुए या लाइक क्या बोलते हैं उसको, रेंटेड होते हैं चीजें। पर अगर किसी की नेगेटिव टाइप से मैनिफेस्टेशन है, मतलब गलत इंटेंट से, अब मैं इस वाले एग्जाम्पल को नहीं ले रही हूँ, बस ऐसे एक बात कहती हूँ कि अगर कुछ गलत इंटेंट से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन मान लेते पूरी हो गई आपकी, टिकेगी नहीं, वो पैसे डूबेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, जो एक टाइम पे बहुत चमके और फिर एकदम से अब उनको कोई नहीं जानता। गलत तरीके से आप आगे बढ़ गए, पर उतनी ही तेज आपका डाउनफॉल भी आएगा। टिकेगा वो, मतलब वैसे तो कुछ भी संसार में पक्की बात नहीं है, रहेगा हमेशा, पर जो एक्चुअली आपके इंटेंट अच्छे हैं ना, इसमें सिर्फ थॉट नहीं है, थॉट के साथ बिलीफ भी है। आप विश्वास क्या करते हैं, क्या आपको परमात्मा पे भरोसा है? क्योंकि जैसे ही बहुत लोगों के साथ उल्टी चीजें होना शुरू होती है, उनका सबसे पहले भगवान से भरोसा हट जाए, भगवान भगवान कुछ नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आप जिसको भी मानते हैं उस पर क्या भरोसा है, सरेंडर है आपका? सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। बिलीफ क्या है आपके? बिलीफ्स में जब मैं बात करती हूँ उसमें और डीप जा सकते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स भी होते हैं, सिर्फ बिलीफ नहीं। अब बिलीफ तो है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, पर कितना? अगर मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं जयपुर के बाहर जा ही नहीं सकती, मैं जयपुर में बहुत बड़ा नाम बन सकती हूँ, जयपुर के बाहर नहीं जा सकती, तो आपका लिमिटिंग बिलीफ फिर डिसाइड करेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर कितनी होगी। तो लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से बहुत चीजें खो देते हैं। बहुत लोगों को लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं इंट्रोवर्ट ही रहूंगा, कभी बात ही नहीं करना किसी से। मैं घर में बैठा हूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँ, मैं सारे काम करूँ, मेरे को घर में ही आगे सारी चीजें मिल जाए। नहीं, आपके एक्शन भी जरूरी है। हो सकता है आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़े, नेटवर्किंग बनानी पड़े, सारे दरवाजे खुले रखने पड़े। पर इसमें सही और गलत भी तो मायने रखता है ना। सही गलत कैसे? जैसे मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको चूज करना पड़ता है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। फिर भी जैसे जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, मेरे पास में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं जो मुझे आउट ऑफ जयपुर या आउट ऑफ
मुझे इंडिया के भी ऑफर्स मिले हैं ऐसे, लेकिन वो मुझे देखना पड़ रहा है कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। आपके सही गलत से जो मैं हम्म। समझ पा रही हूँ वो ये कि मैं अपना सिटी छोड़ के नहीं जा सकती, मेरी फैमिली है, या फिर आपने ये रिस्ट्रिक्शन ही लगा रखा है अपने ऊपर। अब मैं मान लेती हूँ कि आपका सपना है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्टर बनने का, कि मुझे लोग जाने इंटरनेशनली, लेकिन मैं जयपुर से बाहर जाना ही नहीं चाहती। नहीं, चाहना और जा सकना दोनों डिफरेंट हो रोकता गया। कौन है आपको? रोकने वाले हम खुद है। ये यहाँ पे बाउंडेशन आती है। हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं इस बात पे बहुत पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अंदर के यूनिवर्स से बात कर रही हूँ। यूनिवर्स तथास्तु बोलता है, मैं भी तथास्तु बोलूंगी, मैं भी हाँ बोलूंगी हर अपॉर्चुनिटी को। तो लेकिन साथ में ये भी रखती हूँ, और भी चीजें हैं, अपनी अलाइनमेंट सही रखनी है ना, थॉट के, बिलीफ के, एक्शन के, फीलिंग्स के। तो जो आप फील कर रहे हो वैसी ही चीजें होंगी। अब मैंने अंदर से सोच रखा है कि मुझे हमेशा सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है उसको मैं हाँ भी बोल रही हूँ, एक्शन भी ले रही हूँ, रिजल्ट भी वैसा ही आ रहा है। 4-5 चीजें समझ लेते हैं साधारण तरीके से। पहली बात तो जो आपके पास है उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहें, एकदम टूट टूट कर, क्योंकि आप जब इस धरती पर आए थे कुछ नहीं लेकर आए थे। जो हवा, पानी, लाइट हमें मिल रहा है सब अबंडेंस में मिल रहा है, हम कुछ नहीं, किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल 100% जुड़ा हुआ है कि आप जो अंदर में है वही आप बाहर क्रिएट कर पाएंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि का, हमारे वेदों से आता है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब कि मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म क्या है? ऑपरेटर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर। तो आपको क्रिएट करनी है अपने अंदर अच्छी चीजें, अच्छे डिजायर्स जिसमें इंटेंट बढ़िया है आपके। और क्रिएटिव, जब संरचना होती है, सृजन करते हैं, तो सृजनात्मक होती है, मतलब अच्छी चीजें सृजन करो। और डिस्ट्रॉय करो अपने अंदर के महादोषों को। तो महादोष, मैं कह रही हूँ कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि 100% खत्म कर सकते हैं, पर कुछ हद तक तो कर सकते हैं, कोशिश तो हो सकती है। एंगर मैनेजमेंट हो सकता है, छल हम कम कर सकते हैं, छलो मत किसी को, झूठ मत बोलो, कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। और जैसे जो भी इतने सारे जो हमारे दोष है, लोभ है, जेलसी है, इन सारी चीजों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करना है इन चीजों को। और ऑपरेट करते जाओ, जो चीजें आप सीखते जा रहे हो उसको ऑपरेट करो, उसको अलाइनमेंट में रखो, आप क्रिएट करोगे वही चीजें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो फील कर रहे होते हैं वही वापस हमें रिफ्लेक्ट करता है। ये वाली लाइन तो आपने सुनी होगी ना कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। कैसे हो सकती है? जो जो इंसान खुद खूबसूरत है, जिसका दिल अच्छा है, वही दूसरे के अंदर अच्छाई देख पाएगा। जिसके दिमाग में फालतू की बातें चल रही है ना, या फिर अच्छा आजकल कुछ लोग कमेंट कर देंगे, मुझे पता है लोग कमेंट कर देंगे इस बात की, नहीं मैडम मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है और इसलिए मुझे पता है कि लोग ऐसे ही होते हैं। आपने बिलीफ बना लिया, उस चीज को स्टोर कर लिया, उस चीज की हीलिंग नहीं की, प्रोसेस नहीं किया उस इमोशन को। जब आपको गुस्सा आया या बुरा लगा या आप छले गए, उस इमोशन को प्रोसेस कर लो ना, चैनलाइज कर लो ना, खूबसूरत मोड़ दे दो उस चीज को, हील कर लो। अब इससे क्या होगा कि आप उस चीज के गुलाम नहीं बनेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अपनी सृजनात्मक एनर्जी, उस ऊर्जा के माध्यम से आप कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे, इस लाइफ की खूबसूरत एस्पेक्ट्स को देख पाएंगे। ये आप बोल रहे हैं कि बिलीव करने वाली जो चीज है, लेकिन वो जो बार 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 हो रहा है, अब जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है, आपने उसको कैसे ना कैसे करके साइड करके मूव ऑन किया, आगे बढ़े, लेकिन दोबारा वही चीट आपके साथ में हो रहा है, तो वो एक बिलीव कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जानने वाली चीज है कि ये पैटर्न है। हमारा माइंड इस पैटर्न को बार 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 जीता है, तब तक जीता है जब तक हम लेसन नहीं ले लेते। एक बार हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमने मन में कुंठा पाल ली, हमें पता है कि ऐसा हो गया, हम डर गए किसी चीज से, उस चीज ने हमें, उस घटना ने जो चीज हमें सिखाई, हमने उसको सीखा नहीं, उस पर काम नहीं किया, जो इमोशंस थे उसको प्रॉपरली रिलीज नहीं किया, तो वो लूप बार बार आएगा और अगली बार और इंटेंसिटी से आएगा, क्योंकि आपको लेसन अभी लेना बचा हुआ है।
ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जब ये मेरी भी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट जब मैंने समझा था तो मुझे भी इतना ही अजीब लगता था। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये लूप तभी ब्रेक होएगा जब आप अपना लेसन ले लोगे, हील करोगे उस चीज को। बिलीफ बनता कैसे है? काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ बुरा हो गया, मम्मी ने कहा था कि काली बिल्ली काटे तो नहीं जाना है, अगली बार फिर से काली बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ हो गया, 2 बार हो गया, बिलीफ और स्ट्रांग हो गया, तीसरी बार हो गया, स्ट्रांग हो गया, चौथी बार आप कहें नहीं हुआ, लेकिन फिर 5वीं बार हो गया। लेकिन आपको जो चौथी बार नहीं हुआ था ना, वो याद नहीं रहेगा, आपको ये याद रहेगा 4 बार पहले हुआ है, 3 बार हुआ है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ है, वो बिलीफ बना हुआ है। हमने अच्छे वाले को रूम नहीं दिया हुआ है उस चीज के लिए। तो हमें थोड़ा कॉन्शियसली इस चीज पे एफर्ट करना पड़ता है, कॉन्शियसली, कि बिलीफ बनाए कैसे। अब मैनिफेस्टेशन जो बिगनर्स हैं एकदम, तो वो एक दिन में तो मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगे बहुत बड़ी चीजें। तो आप बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी छोटी चीजें करो। जैसे एक दिन के बारे में सोचो कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। आज पूरे दिन के लिए मैंने मैनिफेस्ट किया है कि आज मैं पूरे दिन सच बोलूंगी, ठीक है, पूरे दिन अच्छी बातें बोलूंगी, थ्रोट चक्र अपना एक्टिवेटेड रखूंगी, क्लीन रखूंगी। तो पूरे दिन आप उस चीज को करो, या सुबह उठ के 3 गोल कोई भी डिसाइड कर लो जो ऐसे हो, जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हो आपको लेकिन अचीवेबल हो। तो आप दिन के अंत में जब वो 3 चीज कर लोगे तो थोड़ा आपका बिलीफ अपने ऊपर बढ़ेगा। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और तब हम कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करते हैं। ये तो इंसानी फितरत है ना, इंसानी फितरत नेगेटिव सोचने की है। हाँ, ह्यूमंस आर बायस्ड टू थिंक नेगेटिव, एकदम परफेक्ट बात है। लेकिन कॉन्शियसली हमको वो नहीं सोचना है ना। अच्छा, ये भी मैं नहीं कह रही कोई नेगेटिव सोचना ही नहीं है, या फिर कोई भी फियर डाउट बेकार चीज होती है, नहीं, हम सोचते नहीं है, बट वो इंस्टेंटली आ ही जाता है कुछ ना कुछ दिमाग में। जैसे तो उस पे कैसे किया जाए कि हाँ नहीं, मुझे ये इतना भी नहीं सोचना है। ओके, जैसे घर से कोई बाहर गया, मान लेते हैं आपके पति बाहर गए, फोन ऑफ हो गया उनका, और फोन नहीं लग रहा है 2 घंटे 3 घंटे से, मन में क्या आएगा? अच्छी बात आएगी या नेगेटिव आएगी आपके? ऑब्वियस नेगेटिव आएगी सबसे पहले। तो कुछ तो उल्टा ही होएगा कि पता नहीं क्या बात है, फोन कैसे बंद हो गया, कुछ गलत ना हो गया हो। तो अगर हम उल्टा सोच सकते हैं तो हम कुछ अच्छा भी तो सोच के देख सकते हैं। व्हाट इफ की जगह व्हाट इज पे अगर शिफ्ट हो जाए, हम यही तो सोचे व्हाट इफ अगर कुछ गलत हो गया होगा तो। अगर हम ये सोच ले कि अगर ऐसा हो गया कि उनका फोन ऑफ है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, फोन दिखा ही नहीं उनको, डिस्चार्ज हो गया, ही इज हैविंग अ गुड टाइम, ही विल कम बैक विद विद अ स्माइलिंग फेस। कुछ अच्छा सोच लो। या फिर वो बात करने में या फिर अपने काम में इतने मशगूल हो गए, अपने वर्क में इतने डूब गए कि उनको फोन का ध्यान ही नहीं रहा, वो फोन उठा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ अच्छा सोच लो उस समय पे। और अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी प्रेजेंट में हमारे पास अगर किसी सिचुएशन को लेकर डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, तो अभी देखो कि हमारे हाथ पर सही सलामत हैं, मेरे को खाने को मिला, आज मैं आज अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, मैं मेरे सर के ऊपर छत है, सब है प्रेजेंट में, ओके ठीक है, अभी बहुत बढ़िया है, तो आगे भी बढ़िया मैं बना लूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी, इसको आगे ले जाऊंगी। पर हम डर जाते हैं पहले, क्या हुआ अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो, कल को क्लाइंट नहीं आए तो, दोबारा लॉकडाउन लग गया तो, सिलेंडर नहीं मिला तो, यही तो चल रहा है। पर क्या ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि अगर ऐसा हो गया कि कुछ ऐसी चीजों की डिस्कवरी हो गई जिससे आपका एलपीजी ही रिप्लेस हो गया, या घर घर में पीएनजी बटन लग गया, मतलब हर जगह पाइपलाइन पहुंच गई, व्हाई आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट? तो इसका सॉल्यूशन तो वैसे भी निकल गया ना अपने एलपीजी का। हाँ। तो लोगों ने नेगेटिव सोचना तो शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ अच्छा, में इससे उसका एक बहुत किया भी है। सुंदर रिसर्च याद आ गई मुझे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। 9/11 सबको याद है, 9/11 याद है ना? 9/11 जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहा था, तो उस समय एक रिसर्च हुई थी, जर्मनी में हुई थी वो रिसर्च, और उस रिसर्च का नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं मे बी आपको घर जाके वापस भेज दूँ, सो आप पॉडकास्ट में नीचे बता देना लोगों को। तो उस रिसर्च में ऐसा कहा गया कि बहुत सारे लोग बैठ के रिसर्च कर रहे थे कि कैसे वो इवेंट हुआ, क्योंकि उनका कहना ये था कि बहुत सारे लोग जब एक साथ नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ बड़ा धमाका होता है, कुछ गलत होता है, और बहुत सारे लोग जब एक साथ कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तो उन रिसर्चर्स ने क्या करा, एक रूम में ऐसे रिसर्च करना शुरू किया। तो उस रिसर्च से उन्होंने देखा कि जिस रूम में बहुत सारे लोग नेगेटिव कर रहे हैं, उनके पास एक डिवाइस थी, तो वो डिवाइस शो करती थी, नेगेटिविटी शो करती थी कि ये ऐसे चाह रहा है। तो मतलब
और अगर उस कमरे में कम लोग नेगेटिव हैं, कम लोग मतलब कम लोग नेगेटिव और ज्यादा लोग अच्छी ऊर्जा में, तो डिवाइस वो भी शो करती थी, ठीक है। तो ये रिसर्च इतना प्यारा रिसर्च है ना, और उसमें फिर 9/11 का रिसर्च, मतलब 9/11 के टाइम पे इस चीज को देखा गया। तो इसमें पता चला कि 9/11 जब हो रहा था, हम सब लाइव देख रहे थे टीवी पे, कितने लोग डरे हुए थे एक साथ, है ना। और उस वजह से वो जो चीजें हुई उस टाइम पे, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों की फियर की फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई थी, और उतनी बड़ी दुर्घटना को देखा गया होते हुए। और रिसर्च में ये भी आया कि थोड़े मतलब वो होने से कुछ टाइम पहले मॉर्निंग में भी वो ग्राफ वैसे ही बढ़ा हुआ था, यानी पहले से कोई एक एनर्जी काम कर रही थी उस नेगेटिविटी की तरफ। हम सारे लोग, अच्छा ये थोड़ा बड़ा रिसर्च हो गया, लेकिन आप इन जनरल भी देखो, घर में भी अगर सब दुखी दुखी हैं, घर में कोई रो चिल्ला रहा है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती, छोटी मोटी से, कुछ टूट जाएगा या किसी को चोट लग जाएगी, फिर हम लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है ये बहुत ज्यादा, घर में मनहूसियत मत फैलाओ, रोना धोना बंद करो, ये रो रही थी या ये ऐसा हो रहा था तो ऐसा हो गया। वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं जाती है ना, ये देखा है आपने, कॉमनली देखा होगा। ऑन द अदर हैंड आप देखो, एक इंसान जो बहुत खुश रहता है, अच्छी ऊर्जा में रहता है, उसके आसपास जाते ही आपको भी मजा आने लगता है। आप भी अगर दुखी भी हो ना, तो आपका मन एकदम अच्छा सा फील होता है कि अरे वाह, कि इसी के साथ बैठे रहे, कुछ भी ना बोले पर इसके साथ बैठे रहे, एनर्जी फील होती है। तो वो एनर्जी अगर इतनी ज्यादा आप देख रहे हो कमरे में महसूस हो रही है, कहीं कहीं जाके किसी से मिलकर ही बहुत अच्छा लगता है, घर में महसूस हो रही है, वर्ल्ड वाइड भी वो इकट्ठा होती है। मंदिरों में क्यों इतना अच्छा लगता है, किसी किसी मंदिर में जाके इतनी शांति क्यों मिलती है, सब जा रहे हैं वहां ग्रेटिट्यूड करने, सब जा रहे हैं वहां भगवान का शुक्राना करने, सब वहां ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है। और जिस मंदिर में लोग नेगेटिव एनर्जी के साथ जाते हैं, वहां आपको भारीपन भी महसूस होगा। बहुत सारे जगह जाते हैं लोग अपना भूत प्रेत छुड़वाने, है ना, वैसी जगह आप चले जाओ, आपको भारीपन महसूस होगा, क्योंकि वहां लोग रोने धोने और गलत उससे गए हुए हैं। बहुत सारे, अब बिहारी जी में जाओ, आपको प्रेम ही प्रेम महसूस होगा, वृंदावन में प्रेम ही महसूस, सब प्रेम ही है वहां पे, है ना। और किसी मंदिर से कोई मेरा वो नहीं है, पर जैसे कोई जगह, मतलब बालाजी के कई सारे मंदिर होते हैं जहाँ पे, मेहंदीपुर बालाजी हाँ, में जहाँ होता पे है। झाड़ फूक होती है। मैं कभी गई नहीं हूँ उस जगह पर ऐसे और जगहों पर गई हूँ, तो एनर्जी कुछ शिफ्टेड होती है। बहुत भीड़ भड़ाके वाली मंदिर जहाँ झाड़ फूक जैसी चीजें हो रही होती हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट से लोग जाते हैं कि मेरे पर ये है वो है, तो वहाँ आपको भारीपन भी महसूस होगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता है? मैं इस पे बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बिलीव करती हूँ कि ये झाड़ फूक और ये वाली चीजें, पर एनर्जी में जरूर महसूस, मतलब जो आप फील कर रहे हैं उस एनर्जी को जरूर मैं मानती हूँ, कि अगर एक इंसान अंदर में बहुत ज्यादा डर, गुस्सा और एंजाइटी, नफरत, जेलसी ऐसी चीजें लेकर बैठा है, कुंठा लेकर बैठा हुआ है, दुख लेकर, एकदम सदियों का दुख लेकर बैठा हुआ है, सालों साल का, और हर समय उस बात को रट रहा है, बोल रहा है, उसी एनर्जी में जी रहा है, उस एनर्जी से आपको मिल रहा है, वो एनर्जी आप फील कर पाओगे। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो आप बिल्कुल महसूस कर लेंगे सामने वाले की एनर्जी। और सेम कोई पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव का मतलब अगेन फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैं लेबलिंग नहीं करना चाहती, बट पॉजिटिव से मतलब यही है, अगेन ये हाई वाइब्रेशनल इंटेंट आपका कैसे फ्रूटफुल है कि नहीं, वो एनर्जी, कंपैशन, काइंडनेस, हम्बलनेस, किसी के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे उस सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, या किसी को आपने एक वक्त का खाना ही खिला दिया, किसी जरूरतमंद के कुछ मदद कर दी, कितनी दुआएं देता है, वो एनर्जी आपको फील भी होती है। किसी के चेहरे पे एक स्माइल देख लो, आपको बहुत मजा आएगा, अगर वो स्माइल आपके द्वारा कहीं से क्रिएट हुई है, आपसे क्रिएट हो गई है, आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे, आपको बहुत शांति मिलती है, वो एनर्जी रेडिएट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है एनर्जी। मतलब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट ही करना शुरू कीजिए ना, देखिए आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आपको नहीं लगता जब से प्रेमानंद जी महाराज आए हैं, जब से उनका ऑरा फैलता जा रहा है जिस तरीके से, उतना ही तेजी से पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी भी फैल रही है? अगेन हम जो देखना चाहते हैं हमें वो दिखता है। मैं आप हम महाराज जी को देखते हैं, हम महाराज जी के शिष्य हैं, महाराज जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और कितनी अच्छी बात है कि उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो महाराज जी आपने दर्शन किए हैं अगर, तो सूर्य की तरह चमक रहे होते हैं, है ना। उनका वो जो ऑरा है ना, वो अलग हाँ, ही है। उनका तेज बहुत दूर से ही पता चलता है, टीवी में ही देखकर जो आपको पता चलता है ना, उसका 1000 गुना वो सामने में दिखते हैं। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी चीज दी है हम सबको, हम सारे युद्ध को, एक नेगेटिव माहौल में जहाँ पे दुनिया बदल रही है, बहुत
हिंसा बढ़ चुकी है, इंसान इंसान को खा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज हो रही है इस दुनिया में। उस दुनिया में उन्होंने युद्ध को, राधा नाम जपना सिखा दिया, कंठी माला पहनना, परिक्रमा करना सिखा दिया। तो हमारे भारत का एक बड़ा हिस्सा, मैं पूरे विश्व में भी ये चीजें फैल रही हैं, पर मैं अपने भारत के बारे में तो बहुत गर्व से बात कर सकती हूँ। हमारे भारत का एक बड़ा हिस्सा युद्ध का पॉजिटिव रास्ते पर चल रहा है, अच्छी चीजों की तरफ एटलीस्ट प्रयास कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है। अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो दिन में कुछ अच्छे काम भी कर रहा है। मुंह से मैं कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज पाने के लिए, लेकिन लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा आ रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर आ रहे हैं, राधा नाम जप आ रहे हैं, गोपी ड्रेस पहन के लड़कियां नाच रही हैं, लेकिन नाच तो रही हैं गहवर वन में, एटलीस्ट वो वेस्टर्न चीजों पे नहीं जा रही। तो मैं तो इसमें पॉजिटिव ही देख पाती हूँ। अगेन नेगेटिविटी, आप जो बोलो नेगेटिविटी बढ़ रही है, यस, पर उसको कलयुग है ना, हम तो सनातनी है, हम कलयुग समझते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मुझे भी समझ में आता है एनर्जी वाइज, कि इस वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो इस तरह से बन रहा है कि महाराज जी जैसे साधु संत, और इनसे भी बहुत दुर्लभ साधु संत जो कहीं पहाड़ में, गुफाओं में हैं, जो दिखते भी नहीं, हमारे आसपास प्रकट भी नहीं होते, उनकी शक्ति, उनकी ब्लेसिंग, वो जो इस दुनिया के लिए नाम जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से हम सब सरवाइव कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अपने हिस्से की सेवा करें, अपने हिस्से का काम करें, और एनर्जी वाइज वी ऑल आर वन। एक और कॉन्सेप्ट है हवाईयन टेक्निक, होपोनोपोनो, वो ये कहता है कि हम सब एक ही एनर्जी हैं, एंड वी कैन हील दिस वर्ल्ड, वी कैन हील ऑल द अनहील्ड थिंग्स। इवन जो नेगेटिव आप सुन रहे हैं इस दुनिया में, उसको भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें प्रेयर करनी पड़ेगी। तो इसको मैं हिंदुज्म से, सनातन से भी ऐसे ही सिखाती हूँ कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें नाम जप करना पड़ेगा। तो आप बस नाम जप करें और देखिए सारी चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। मैंने एक सर्वे किया था मैम, एक बार नहीं किया, मैंने ये अप्रोक्स 10 टाइम्स किया है, वृंदावन में ही किया है। अच्छा। वहां पे ना जैसे क्राउड आता है बहुत सारा, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा आने लग गया है। अब किसी भी दिन चले जाना, हर दिन आपको वहां पे क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ लोगों को पकड़ के उनको जस्ट ऐसे कुछ सवाल पूछे थे कि राधा रानी के बारे में बताइए, उनकी माँ के बारे में ही बता दीजिए, उनका नाम ही बता दीजिए। यू डोंट बिलीव मैम, एक सिंगल पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने राधा रानी की मम्मी का नाम भी बताया मुझे। नहीं बताया कीर्ति मैया का नाम? एक सिंगल नहीं मिला मैम। पूरा दिन मैंने कंटिन्यू, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के लोगों को मैंने वहां पे पूछा है रोक रोक के कि आप लोग यहाँ आए हो तो किस मोटिव से आए हैं आप लोग यहाँ पे। नहीं, हमने तो रील में देखा था। हाँ, तो आगे ये मैं आपसे कह रही थी कि बहुत ज्यादा लोग ज्ञान की तरफ नहीं है, धर्म शास्त्रों की तरफ नहीं है कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं या हमारे साधु संत हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट करने वाले लोग उल्टा ये बोल देते हैं कि ये कुछ हजार साल पुरानी बात है, मैं इनको क्यों बिलीव करूं। पर आप उन लोगों को क्यों बिलीव कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हमें सिखा रही है, जो गलत आदतें हमें सिखाई जा रही है, आप उनको भी कैसे बिलीव कर रहे हो? क्यों आपके लिए शराब पीना बहुत अच्छी बात है, क्यों आपके लिए लिव इन में रहना बहुत अच्छी बात है? ये सब भी तो ये किस किताब में लिखा है, ये किस संत ने बताया? हमारे संत जब अच्छी बात बताते हैं कि भाई तुम एकादशी का व्रत रखो, और थैंकफुली आज भी एकादशी है, एकादशी का व्रत रखो और परिक्रमा करो और भगवान का नाम जप करो, वो क्यों नहीं हमें समझ में आता? हम क्यों नहीं जानना चाहते? राधा कृष्ण के बारे में इतनी बढ़िया प्यारी बात आपने शुरू की। श्री कृष्ण और राधा के बारे में आप बोल देते हो कि राधा रानी प्रेमिका थी, तो श्री कृष्ण तो बहुत, उनके मल्टीपल अफेयर थे। यू डोंट नो, यू डोंट गो एंड रीड थिंग्स। ये सारे लोग एक ही थे, ये एक ही एनर्जी, एक ही तत्व है, वही तत्व हम भी हैं। और आप इसमें पढ़ने जाओ, कितनी सारी सुंदर अद्भुत बातें हैं। वृंदावन में आप जाते हो, बरसाने आप जाते हो, विनोद बाबा के आश्रम बैठ जाओ सत्संग में, कितनी प्यारी बातें सुनने को मिलती है, बहुत चीजें हैं। तो मैम ये जो पॉजिटिव सोचना और एक्शन लेना, दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? हाँ, पहले तो सोचना जबरदस्ती नहीं है, थॉट पे हमारा कंट्रोल है नहीं, हमारा मन बहुत चंचल है, हमारे सोच एकदम इंडिपेंडेंट है। आप चाहोगे कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना, नहीं होएगा ऐसा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वेलकम इट, एक्नॉलेज इट। ऐसा, वो भी आपका ही तो विचार है, हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने आया हो, कुछ समझाने आया हो। जैसे हमें डर लगता है, तो डर लगना कितना जरूरी है? अगर डर नहीं लगेगा हम तो आग में कूद जाएंगे,
ट्रैफिक में बिना सिग्नल देखे दौड़ पड़ेंगे, डर लगता है, तब तो हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं। तो डर भी एक अच्छी एनर्जी है। डिप्रेशन, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी थी, तो मुझे लगता है डिप्रेशन भी बहुत अच्छी एनर्जी है। कि डिप्रेशन आया, आपने रॉक बॉटम हिट कर लिया, अब आपके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप उस चीज को देखो ना कि आपको भगवान ने एक ऐसी सिचुएशन दी जब आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, अब आपको हिम्मत करनी है, वहां आप अर्जुन बन जाओ, भगवान के नतमस्तक हो जाओ, और भगवान आपके सारथी बन के आपको आगे पार करा ही देते हैं। तो खैर काफी धार्मिक बातें हो गई, लेकिन पॉजिटिव, आपके सोच पे आपका नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल करेंगे, जो भी हम रजिस्ट करते हैं परसिस्ट करता है। तो नेगेटिव थिंकिंग को वेलकम करना है, लेकिन उस लूप में नहीं जाना है। व्हाट इफ से व्हाट इज में आ जाइए, प्रेजेंट में आ जाइए, माइंडफुल हो जाइए, और जो भी हम सोच रहे हैं उसको भी आप बोल दो कि भाई तुम भी मेरे विचार हो, तुम भी मेरे हो, मैं तुमको एम्ब्रेस करता हूँ, पर मैं अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशनल इमोशंस को जीना चाहता हूँ, या फिर मैं और दूसरी फीलिंग्स को जीना चाहता हूँ, इसलिए तुम अभी थोड़ा सा साइड हट जाओ, अभी मैं अच्छी वाली, अब पॉजिटिव थिंकिंग को आप ले आओ वहां पे। किसी भी चीज से डर लग रहा है, जैसे लोग सोचते कैसे करूं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, करके देख लो यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो पहले वाली फीलिंग तो तुम्हारी स्ट्रांग थी, लेकिन कर लोगे तो क्या पता हो जाएगा। तो लोग देख कर बोलते हैं, बोल कर देख लो एक बार। जैसे मैम ऐसे ना बहुत सारे अपने मंदिर हैं जहाँ पे ना ये मन्नत पूरी होना और ये सब माना जाता है कि यहाँ पे आप कुछ मांगोगे तो मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाते भी हैं, किसी भी मंदिर से रिलेट कर लीजिए और आप। मन्नत पूरी होती भी है। लेकिन वहां पे ना एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव सिस्टम है ना वो ऐसे हो जाता है कि कहीं हम भेड़ चाल में तो नहीं है, सच में ऐसा होता होगा क्या? तो क्या वो बिलीव सिस्टम जो है, जो अब थोड़ा सा डगमगा गया है, वो भी इफेक्ट करता है? बिल्कुल। थोड़ा सा डगमगाना, देखिए क्या होता है, आपके लिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं, आप श्री जी की भक्त हैं, आप श्री जी में मानती हैं, पर बहुत सारे लोग होंगे जो श्री जी में नहीं मानते होंगे, ठीक है। जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है, जो भगवान में मानते हैं उनके लिए भगवान एग्जिस्ट करता है, जो भूत प्रेत में मानते हैं उनके लिए भूत प्रेत एग्जिस्ट करता है। अब हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी भगवान को मान रहे हैं, और हमारा बिलीफ अगर स्ट्रांग है कि मैं बालाजी में गया, या मैं साईं बाबा के मंदिर गया, या मैं बिहारी जी में गया, मेरी मन्नत पूरी होगी, आपका बिलीफ है, आपका सरेंडर है, आपको पता है वो कर देगा। जैसे हम अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं तो सोचते थोड़ी कि मम्मी पापा देंगे कि नहीं देंगे, पता है ला देंगे पापा, है ना। छोटे थे हम, पापा से कहता डॉल ले आना, ले आएंगे, पता है ले आएंगे। कुछ खाने के लिए मम्मी को बोला कि मम्मी आज ये खाना है, मिल जाता था, कभी डाउट थोड़ी करते थे। तो वो सरेंडर अगर रहेगा तो मिलेगा। और जो आप कह रहे हो विश्वास डगमगा जाता है, जो भेड़ चाल में चल रहे हैं उनको नहीं चलना चाहिए। अगर आपका खुद का ट्रस्ट नहीं है, डोंट गो। मैं तो कहती हूँ सरेंडर करो, अपने गुरु पे ही कर लो, किसी पे भी कर लो। कोई एक स्तंभ ऐसा होना चाहिए जहां हम नतमस्तक हैं, जिसपे हम मानते हैं। और अगर भगवान में भी नहीं मानते हो तो किसी में तो मानोगे, अपने आप में मान लो। मैं कहती हूँ खुद में मान लो कि भगवान नहीं होता, मैं ही हूँ करता धरता, और आप हो क्योंकि आपके अंदर ही प्रभु बैठे हैं। तो किसी एक चीज में तो बिलीफ दिखाना पड़ेगा आपको, अटूट सरेंडर के साथ। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको मैम। गोलू देवता मंदिर गई थी मैं, तो वहां पे क्या होता है ना कि मन्नत पूरी होने पे घंटी बांधी जाती है। लेकिन जब मैंने वहां पे देखा ना, तो जो लोग मन्नत मांग रहे थे, जो लेटर लिख रहे थे ना, वो लोग भी घंटियां बांध रहे थे। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कैसे पता करोगे आपकी सच में? क्योंकि जब मैंने वहां पे उनसे पूछा कि भाई एक्चुअल में यहाँ पे मन्नत पूरी होती है क्या, तो ये घंटियां ऐसे थोड़ी ना बंधी हुई है। तो हम कैसे डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे मांगने वालों की है या फिर जो पूरी हो चुकी है उनकी है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है ज्योति जी कि अभी चूंकि सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर गया, तो लोग जाते हैं वहां घंटियां बांध के आ रहे हैं, या फिर चीजें देखकर। पर ये मंदिर आज का तो है नहीं, ये बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में एक बहुत खूबसूरत आइडिया है जो आप अपने घर में बैठे बैठे ट्राई कर सकते हैं। जिस भी भगवान को मानते हैं उसको एक लेटर लिख दो यार, प्यार से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने जो भी मुझे दिया है इस दिन के लिए, आज अभी मैं जिंदा हूँ, और एक भाषा आती है, इस भाषा में मैं आपको चिट्ठी लिख पा रहा हूँ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद।
भगवान अभी मेरे लाइफ में सब बढ़िया तो चल रहा है, पर इससे और बढ़िया मुझे चाहिए। जो भी आपके मन में डिजायर, आप एज इट इज लिख दो, कोई उसमें मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या कुछ वैसा कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपली राइट इट डाउन कि भगवान मुझे ना अभी मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए इन इन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु मेरी तरफ भी अपनी दृष्टि डालिए। ये चिट्ठी आप लिख कर देखो, आपको वो चिट्ठी लिखते लिखते अंदर में इतने अच्छे केमिकल सिक्रीट होंगे, इतना इमोशन आएगा आपको, और यही इमोशन तो है भगवान की भाषा, उनको यही तो समझ में पर आता वो है। लेट क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप लेट अलाइन होते हैं। हमारे लाइन में लगे। हम लाइन में लगे होते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा लेट जब सुनते हैं ना तो उसमें लॉ ऑफ कर्मा भी थोड़ा सा काम करता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगेन आप अगर इस पर डिबेट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पर लव कर्मा भी काम करता है। बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, पर उनके साथ कुछ बढ़िया नहीं हो पा रहा और वो चिल्ला रहे हैं बार बार कि मेरे साथ, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा सोचता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा। आपके पिछले कर्म भी रहे होंगे सर, है ना, जो वो लड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम कर रही हैं। तो कर्मा थोड़ा सा दब सकता है अगर आपने अभी प्रेजेंट टाइम में अपने कर्म सुधार लिए, अभी के कर्म सुधार लिए, और साथ में आपने मैनिफेस्टेशन के ट्रिक्स को समझ लिया। कर्म तो एक्शन हो गया, लेकिन इसके बाद जो और ट्रिक्स, में और ट्रिक्स, जो हिडन ट्रिक्स की बात कर रही हूँ, इट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस टू योरसेल्फ, टू अदर्स, टू द सोसाइटी, टू द यूनिवर्स, टू द गॉड ऑल्सो। हम भगवान को जो कोस रहे होते, कभी कभी भगवान पे भी दया खा लो। 140 करोड़ की अगर सिर्फ भारतीय जनता को भी भगवान देख रहे हो तो कितना काम है उनके पास। उनको भी कभी कभी बोल दो कि ठीक है भाई, आज आप भी रेस्ट कर लो। हाँ, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। कंपैशन, पर ये तो वो हो गया ना, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा ही क्यूरियस है, बहुत ज्यादा उतारू रहता है कि हाँ नहीं मुझे तो अभी चाहिए। जितनी ज्यादा डेस्परेशन उतना दूर आपका डेस्टिनेशन। जितना आप डेस्परेट रहेंगे, डेस्टिनेशन उतनी ही दूर भागेगा। और डेस्परेशन किसी को पसंद नहीं। आप सोचो, लड़की लड़के को कब तक अच्छी लगती है? जब तक वो भाव नहीं दे रही, जब तक कैसी लड़कियां, जैसे हाँ लड़कों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एग्री करेंगे जिंजीज, छोटे बच्चे, आप भी कर लोगे इस चीज पे, है ना? कोई चीज मिल जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना? लेकिन ये तो इंसानी बात थी। लेकिन डेस्परेट, भगवान के साइड भी ऐसे, जब हम किसी चीज को चाह रहे हैं और बहुत डेस्परेट है, नहीं अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, वो आपके पास आती आती चीज डर जाएगी। आती आती चीज वो डर जाएगी आपके पास आने से, दूर चली जाएगी। तो आप किसी को भी अपने घर बुलाना चाहते हो, किसी को अपने जिंदगी में रखना चाहते हो, क्या करोगे? प्यार दोगे ना उसको, प्यार दोगे। डेस्परेशन की एनर्जी थोड़ी दोगे, नहीं आ जाओ मेरे पास, अभी आ जाओ, तुरंत आ जाओ, ऐसा नहीं करोगे। आप स्पेस बनाओगे। मे बी आपको कोई अपने पास बुलाने, किसी को अपने घर बुलाना चाहते हो, अपना घर सजाओगे, नीट क्लीन करोगे, खुद बढ़िया से तैयार होगे, उसके लिए कुछ खाने को बनाओगे, उसकी फेवरेट चीज़, बहुत सारी चीज़ें, तैयारियां लगती हैं, तब कोई आपके पास आता है। इसी तरह जो हमें जीवन में भी चाहिए, उसकी तैयारियां लगती हैं। जो मैंने अभी पहले बताया था, बी डू हैव वाला कॉन्सेप्ट, पहले वो बन जाओ। अगर मैं बहुत अबंडेंस चाहती हूँ तो पहले अबंडेंट फील करना शुरू कर दो, बी दैट एनर्जी, एक्शन लो। अबंडेंट लोग कैसे एक्शंस लेते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है, उनको थोड़ा फॉलो कर लो, फिर देखो आपकी हैविंग कोई रोक नहीं सकता। और मैम, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन, इन तीनों में क्या इक्वलिटी है या फिर क्या डिफरेंस है? तीनों बहुत खूबसूरत प्रैक्टिसेस हैं, सबके लिए अलग अलग काम करती हैं। हो सकता है आपके लिए अफर्मेशन बहुत अच्छा काम करता हो, मेरे लिए स्क्रिप्टिंग, और शायद ऑडियंस में किसी के लिए विजुअलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक चीज काम करे वही आपके लिए भी करेगी या मेरे लिए भी करेगी, या तीनों ही नहीं करे, तीनों भी कर सकती है। पर हमें चूज करना है कि मेरा सेफ जगह कहाँ है, मतलब किस चीज से मैं ज्यादा रिलेट करती हूँ। एनएलपी में एक चीज होती है जिसमें हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि आप विजुअल पर्सनालिटी हैं, ऑडियो पर्सनालिटी हैं, या लॉजिकल माइंड है, या इमोशंस पे ज्यादा आपका ध्यान होता है, इमोशंस ज्यादा समझ पाते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं। पर इसके अलावा भी आपको तो पता ही है ना कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। आपको अगर मैं कुछ इमेजिन करा रही हूँ, आप इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं।
नहीं कर पा रहे तो आप अफर्मेशंस तो कर लेंगे आसानी से, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गाइडेड विजुअलाइजेशन करो, नहीं कर पा रहे तो आप अफर्मेशन कर सकते हो, बोल के पढ़ना है, लिख कर पढ़ना है, ठीक है। बोलने में आपको फीलिंग नहीं आ रही है, लिखने में हो सकता है आ जाए, स्क्रिप्टिंग में आ जाए, जैसे हम मूवी की स्टोरी लिखते हैं। तो इस तरह से अपनी टेक्निक पकड़ लें कि कौन सी टेक्निक मुझे करनी है, जिस टेक्निक से ज़्यादा इमोशन आप फील कर पाते हो उस टेक्निक के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ कोड नंबर्स का भी होता है मैम आजकल जो चल रहा है बहुत सोशल मीडिया पे, कि ये नंबर हैं, इनको आप बार बार रिपीट करोगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, या जो आप मांग रहे हैं, आपकी जो विश है वो पूरी होती। तो ये मेरा काम सब्जेक्ट नहीं है ज्योति, पर मैं नंबर्स में बहुत खास बिलीव नहीं करती हूँ। स्पेशली ये वाले जो आप बोल रहे हो, ये कोड वाले, तो मैं देखती रहती हूँ कि ये भी आता है, और एक एंजल नंबर भी आता है, बहुत हाँ ज्यादा एंजल नंबर पे। तो मेरी समझ, पता है, मैंने महाराज जी को सुनते सुनते एक चीज समझी कि परमात्मा तो एक ही है सबसे ऊपर, जो अब अगर हम ऐसे लेमैन में समझे तो सुप्रीम कोर्ट है ना, मेन अथॉरिटी। पर लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत क्या, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये फिर अगेन नो ऑफेंस, लेकिन लोकल देवी देवता होते हैं, हर जगह एक एनर्जी है। आपके जिला में एक मेयर होएगा, डीएम होएगा, लेकिन अगर आप सीधे स्टेट पे या फिर सीधे अपने कंट्री के किसी हायर अथॉरिटी को आप मिल सकते हैं या उनसे आपका डायरेक्ट संबंध है, तो बाकी लोगों की जरूरत नहीं है आपको। तो जब हम भगवान की बात करें, एनर्जी की बात करें, इसमें एक चीज मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो गलत मैसेज चला जाएगा। होता क्या है कि आप जैसे 111 है या 222 है, एंजल नंबर्स हैं। कोई एक एंजल का नाम भी बता देते हैं ये लोग कि फलाना एंजल है यहाँ पे, और आप इनको मानोगे, आपकी ये चीजें हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। आपको क्या पता उनकी एनर्जी कैसी थी? क्या आप जानते हो उनको? उस एंजल के बारे में आपको कितना पता है? वो उसके अंदर शक्ति है, मैं डिनाई नहीं कर रही, एनर्जी है जिससे आपकी चीजें फुलफिल हो रही है, पर वो रिटर्न में आपसे क्या लेगा आपको पता है? कि एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती है। वो हम यही गलती करते हैं, हम जिस चीज के अधीन हो रहे हैं ना, लोकल जो छोटी छोटी पूजाएं भी लोग करते हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि लोग घर घर में ना कुछ छोटी मोटी पूजाएं होती हैं और उनकी वो पूजा लग जाती है, मतलब सफल हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वो छोटी, आप किस देवी देवता को पूज रहे हो, किस एंटिटी को पूज रहे हो, आपको नहीं पता। शक्ति है उसके पास, वो आपका काम कर देगी, लेकिन आपसे एक्सचेंज में क्या लेगी, यू डोंट नो। तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट परमात्मा में मानो, एक जो एक ब्रह्म है, एक। मैनिफेस्टेशन की कोई लिमिटेशंस भी होती है मैम? लिमिटेशंस वही है जहां तक आपकी सोच है। मैनिफेस्टेशन की लिमिट मुझे नहीं लगती कि कुछ है, क्योंकि अगर हम सनातन को देखें, सनातन इज फुल ऑफ मिराकल्स। तो हमारे चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या हमारे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, ये सब हमारे सनातन में पहले से ही डेवलप्ड था। सर्जरी बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है, और विमान पहले भी उड़ते थे। हम पीछे पीछे चल रहे हैं, सब पीछे पीछे चल रहे हैं, अब डिस्कवर कर रहे हैं, और हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है, साइंस वहां तक पहुंची नहीं। मैनिफेस्टेशन में भी मनक करना बोलते हैं इसको। तो मनक करके, मतलब भगवान, मतलब जब अवतार अपने मतलब प्रकट कर देते थे ऐसे, है ना। भगवान ने कोई रूप ले लिया, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप ले लिया, शिव जी ने रुद्र अवतार कर दिया, अलग अलग अवतार हो रहे हैं। तो ये क्या था, मैनिफेस्ट ही तो किया था उन्होंने, कुछ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ही तो किया था, बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट की। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई लिमिट है। और ये जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, जो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, ये प्रतीक मात्र है। मेरे अंडरस्टैंडिंग ये बोलते हैं कि ये प्रतीक मात्र है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिटरली ऐसे एक इंसान खड़ा कर देंगे अपने सामने, पर वो एनर्जी जरूर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कुछ एनर्जी थी ना, वो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, एनर्जी की कोई लिमिटेशन नहीं है। और मुझे लगता है ये अंत है। हमारा ब्रेन जो है इतना पावरफुल है, हम इतनी दूर तक सोच सकते हैं, हमारी सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज की डेट में एआई टेक ओवर कर रहा है, रिसर्चेस इतने चल रहे हैं, अब तो बहुत साक्षात ये बात क्लियरली लोगों को पता है कि एलियन और इंसान साथ में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं, इसी धरती पर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन के तो मुझे नहीं लगता कि कोई लिमिट है। तो मैम अपन जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपन पॉजिटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट सडनली कोई भी एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में हिट करती है,
उस नेगेटिव थॉट को कैसे रिप्लेस करके पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट किया जाए, वो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? एक बहुत सुपर पावर है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट की। तो हम अगर एक्नॉलेज कर देना, आप देखो किसी को भी एक्नॉलेज कर दो, वो शांत हो जाता है। आप अभी बहुत तेज नाराज हो किसी बात से और आपको इग्नोर कर रहे हैं, हम आपकी बात सुने ही ना, तो आप परेशान हो गए। लेकिन जैसे एक्नॉलेज करते हैं, हाँ ज्योति गलती हो गई, आप चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा था, आप शांत हो जाओगे। अच्छा ठीक है पढ़ना, कोई बात नहीं, है ना, आप भी आ जाओगे पेस में। तो एक्नॉलेजमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो पहले एक्नॉलेज कर लो अपने नेगेटिव थॉट को। उसको जितना हम इग्नोर करेंगे, सप्रेस करेंगे, वो उतनी तेज भयानक रूप लेकर आएगा हमारे सामने। उसको बैठ के एक्नॉलेज कर लेते हैं। एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ये चीज तो है ही। जैसे नेगेटिव है, जैसे मान लो किसी को लगता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, बहुत गुड लुकिंग नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, नहीं हूं मैं। और अब ये बोलो कि मुझे इसको सुधारना है। हाथ में हमारे, हम सुधार सकते हैं। एक गुड लुकिंग तो बहुत छोटी सी बात है, अंडर कॉन्फिडेंट होना भी बहुत छोटी सी बात है। यू कैन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। तो इसका एक तरीका मैं बताती हूँ कि आप पेपर पे लिखो जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तुरंत जब भी आ रहा है ना, और स्पेशली जब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो जरूर पेन और पेपर लेकर बैठिए, लिख डालो सारे थॉट्स, जला दो उसको एक बर्तन में लेकर, और उस राख को उठाकर प्लांट्स में डालो, और गार्डन में, प्लांट में, या फिर पार्क में। और उसके बाद आप वहाँ प्रे करो, भगवान से बोलो, एनर्जी ना ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो हमने वहाँ उसको दे देना, एक्सचेंज कर देना है कि भगवान ये ले जाओ, इसको ट्रांसफॉर्म करके अब वो दो जो मुझे शीतलता प्रदान करे। जो एंड गोल हमेशा इमोशन, जिस इमोशन को आप चाहते हो। मटेरियलिस्टिक गोल नहीं लिखने आके वापस कि नहीं भगवान मुझे कैटरीना कैफ जैसा सुंदर और दीपिका जैसा लंबा बना देना, नहीं। आप वहां लिखो कि भाई मुझे कैसा, भगवान मैं कॉन्फिडेंट फील करना चाहती हूँ, मैं एक बार खुलकर हंसना चाहती हूँ, मुझे मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा सेल्फ वर्थ बहुत स्ट्रांग हो, मुझे ऐसी शक्ति दो। ये आकर लिखो वापस जो आपको चाहिए। और पावरफुल बनाना है तो प्रेजेंट टेंस में लिख दो कि मैं वर्दी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी आपको चाहिए, एंड गोल इमोशंस। और आप देखो वो मैनिफेस्ट होती है। अब उसके बाद से बैठ के विजुअलाइज कर लो, उसको कितनी बार लिखना पड़ेगा कि वो जल्दी सच हो जितना जाए? मन करे। अगेन डेस्परेशन नहीं लाना है, एक बार भी मन से लिखा चीजें होंगी, बार बार लिखा, रिपीटेड। हमारे माइंड को बहुत मजा आता है अगर कोई चीज आप रिपीट कर दो, उसको याद रहती है वो चीजें। तो अच्छी बात है, आप रोज अपने आप को देखो शीशे में और बोलो मैं शानदार हूँ, कमाल हो। अब देखो हमेशा शानदार, कमाल, स्वस्थ रहोगे आप। ये वाले अफर्मेशंस तो जरूर देने चाहिए अपने आप को कि मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, शांत हूँ। पर मैम, जहाँ तक मैं मानती हूँ ना, इसमें टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मुझे अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है। हम्म अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में सब कुछ एकदम सही गया है। लेकिन जैसा आपने बोला कि कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, वो मुझे 10 साल बाद में मिल रहा है। अब 10 साल बाद में मेरे पास में 50 लाख रुपए है, मुझे 10 लाख की जरूरत ही नहीं है, तो उस 10 लाख की तो वैल्यू ही नहीं रही ना। नहीं, आपको 10 लाख अभी मैनिफेस्ट करने हैं, आप अभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ गलती होती है हमसे मैनिफेस्ट करते टाइम पे। अगेन डेस्परेशन की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, जो कि आ जाती है लोगों के अंदर, क्योंकि अभी चाहिए, आपके अंदर आ रही है ना। तो ये पहले तैयारी करी नहीं हमने। तो पहले डेस्परेशन की एनर्जी जैसे तैसे उसको दूर करने की जरूरत है। बिलीफ, अगेन बिलीफ। और मनी के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो मैं आपको अलग से भी बताऊंगी, इस क्लास में भी थोड़ा, पॉडकास्ट पे भी थोड़ा कुछ बता देती हूँ। तो मनी के साथ, एक तो मनी आपके पास जो है, ग्रेटफुल होना है, ब्लेस करना है उस मनी को। जो भी पैसे आप खर्च करते हैं, जो आपके पास आते हैं, अच्छा मान लो ज्योति आपको 10 लाख की जरूरत है और अभी आपको 1 लाख मिल गए कहीं से, 9 लाख अभी बचे हैं, तो पहले आप ये देखो ना, आप वो 1 लाख के लिए थैंक यू बोल रहे हो क्या? पहले उसके लिए तो बहुत ज्यादा खुशी मनाओ कि अरे ये 1 लाख तो आ गया, बस मुझे 9 लाख ही और चाहिए। और वो जो मिल रहा है, अरे उसको ब्लेस करके ले आओ, उसको एकदम नई नवेली बहू की तरह ले आओ कि ये मेरे घर में आया है तो ये मल्टीप्लाई होगा। अरे वाह, 1 लाख रुपया ये मल्टीप्लाई होएगा, और ये जहां भी खर्च होगा मैं इसको जहां भी डालूंगी, जिसको भी दूंगी, एक वेंडर को भी दूंगी, कि उसकी भी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियां लेकर आएगा, अच्छे कामों में लगेगा। ब्लेस दैट मनी। जो 5 रुपए भी हम किसी को देते हैं, इवन डिजिटल मनी यू आर स्पेंडिंग, प्लीज ब्लेस इट। हमेशा खुशी से खर्च करो। खर्च करके बहुत लोग कुड़ते नहीं रहते,
ज्यादा खर्च हो गया। वो नहीं करना है। अगर हमने मनी के साथ ये चीजें प्रैक्टिस की है ना, मनी नहीं आएगा अपने पास। तो आपको ना कुछ बिहेवियर चेंज करने लेकिन हैं। हम तो उल्टा ही देख रहे हैं मैम, जो लोग ज्यादा कंजूसी करते हैं यही तो उनके पास में ये ज्यादा हम टिकता गलत है। कर रहे हैं। ये जो हम कंपैरिजन ले आते हैं ना कि दूसरे को देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, अगेन उसके कर्मा नहीं पता, उसकी प्रैक्टिसेस नहीं पता है, उसके एंसेस्टर्स की प्रैक्टिसेस नहीं पता है, और हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं किसी से कंपैरिजन करना, अगेन कंपेयर कर रहे हैं, जेलस मैंने हो ना रहे ऐसे 2-3 लोग देखे मैम, जिनके पास में हैं। अच्छा खासा पैसा है, हम्म। ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, खरीदते टाइम तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, जितने का है उतना ले लिया हमने। लेकिन जहां डोनेट करने की बात आती है, अरे ये तो हर मोड़ पे बैठे हैं, इनको क्या देना है, उनके मुंह से ये निकलता है। मैंने ये देखा है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास में ना मैम इतना पैसा है ना कि लॉ ऑफ मतलब कर्मा, अगेन कर्मा। और आपको ये नहीं देखना है, मैं यही कह रही हूँ कि आपको नहीं पता थ्रू, आप तो वही देख रहे हो ना जो 2-4 लाइन आपके सामने बोली, पीछे वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको नहीं पता। हो सकता है वो जहां आप देख रहे हो वहां डोनेट नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है किसी और को कर रहे हो, किसी ऐसे जरूरतमंद की कर रहे हो जो आपको नहीं पता। मे बी किसी अनाथालय में दे रहे हो, अपना टैक्स बचाने के लिए ही कहीं दे रहे हो, लेकिन वो पैसा सही जगह लग गया, जिसके पास गया उसने ब्लेसिंग दे दी इसको रिवर्स में। यू डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग। हमारी ड्यूटी क्या होती है कि हमें कंपेयर नहीं करना, जेलसी नहीं चाहिए अपने को। हम किसी को देखकर कंपेयर कर रहे हैं, जज भी कर रहे हैं, ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, अपने नहीं देख रहे, अपने आप को नहीं सुधार रहे। और अगेन हमने दो दो और एक्स्ट्रा पॉइंट अपने घटा लिए, और हमने गड्ढा खोद लिया थोड़ा सा जेलिसी और कंपैरिजन लाके। तो अगेन मनी के साथ हम थोड़ा बिहेवियर सुधार ले, ब्लेसिंग वाला बिहेवियर जो मैं आपको बता रही थी कि ब्लेस द मनी यू गेट, ब्लेस द मनी यू स्पेंड। और जब हम अगर आप वॉलेट, देखो अभी तो यहाँ नहीं है, पर वॉलेट में अपने नोट को सीधा करके रखना, हमेशा मोड़ तोड़ के नहीं रखना, कॉइन्स इधर उधर फेंकना नहीं, वॉलेट में पर्स में सब उल्टी सीधी चीजें उठा के नहीं रखनी है, वही रखो जो जरूरत की हो। वो पैसों का घर है ना, आपके कमरे में 10 चीजें रहेंगी, कैसा लगेगा आपको? 10 लोग बाहर के आके रहने लगे, कूड़ा कचरा सब उधर ही हो, यू विल नॉट लाइक इट। तो पैसे के घर में सिर्फ पैसा होना चाहिए, मनी के घर में सिर्फ मनी, और उसको नीट क्लीन साफ सुथरा रखो आप। अब देखो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एनर्जी आपकी शिफ्ट होएगी। तो मैम आपकी सबसे पहली मैनिफेस्टेशन क्या थी? आपने क्या मैनिफेस्ट किया था सबसे पहले? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बचपन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो अपने आप ही ऑटो पायलट हो रही थी। आज मैं बता भी रही थी, शुभम को भी बता रही थी कि मुझे मेरे लाइफ में ये तब से काम करता है जब से मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता थी, और ये सबके लिए ही करता है, अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया अपना, अपने स्कूल की बहुत सारी चीज़ें, एकेडमिक से लेके अपना जो भी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में रहती थी वो, रेडियो स्टेशन पे भी रही हूँ, रेडियो से बहुत प्रेम था मेरा। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं कभी रेडियो स्टेशन जाऊं, पर भगवान की कृपा और मैनिफेस्टेशन ऐसा होता रह गया ना कि रेडियो स्टेशन पे बहुत काम करने का मौका मिला मुझे। डेंटिस्ट्री भी मैनिफेस्ट की हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने एकेडमिक से ही देखती हूँ, बचपन से ही बहुत चीज़ें देखती हूँ कि हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी। और एक बार की बात है, एक ड्राइंग कंपटीशन था, बहुत सारे स्कूल्स आए हुए थे उसमें। तो वहाँ पर सारे लोगों को नेचर का सीन बनाने के लिए कहा गया और सब बना रहे हैं। और जैसे स्टेज पर, और मैं बड़ी खुश थी जो थी उस टाइम पे, आई वाज ड्राइंग एंड आई थिंक 6th-7th स्टैंडर्ड में होंगी। बहुत मजा आ रहा था मुझे, पहली बार इस तरह के कंपटीशन में थी, ड्राइंग कंपटीशन में जहाँ बहुत सारे स्कूल्स थे, और मैं अपनी ड्राइंग बनाकर आई वाज वेरी हैप्पी। और स्टेज पर जब अनाउंस हो रहा है कि फर्स्ट रनर है ये, सेकंड रनर है ये, एंड द विनर इज, उसके बाद से मैं अपनी चेयर छोड़कर खड़ी हो गई, और तब तक मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ था। मैं खड़ी हो गई, उसके बाद से मेरा नाम लिया गया और मैं गई, और सब बहुत शॉक्ड होकर देख रहे थे, मैं भी बहुत शॉक्ड थी कि मैं पहले ही कैसे खड़ी हो गई। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती थी मेरे लाइफ में हमेशा, जिससे मुझे बहुत एनर्जी महसूस होती है आज भी, कि वो प्रबल इच्छा, जो मैंने बोला ना, इच्छा, अगर मन में प्रसन्नता हो रही है किसी चीज़ के लिए, वो हो जाएगी। मतलब वो वाइब्रेशन सही होनी चाहिए अपने अंदर, वो एनर्जी होनी चाहिए। और जब हम जेलसी, कंपैरिजन ले आते हैं, तो यही प्रसन्नता वाली एनर्जी हमारी कम हो जाती है, डिम हो जाती है, फेड हो जाती है। तो आप देखते हो कुछ नंबरों से किसी का एग्जाम रह गया, बहुत थोड़ी सी चीज के लिए किसी की शादी टूट गई, बहुत छोटी छोटी चीजों से आप पीछे हट जाते हो। ये छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है मैम इसके अंदर, कौन सी गलती ना करनी चाहिए? देखो मैं
गलती ना करने से ज्यादा मैं सोच रही हूँ कि आपको सॉल्यूशन बता देते हो कि क्या करना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि क्या नहीं से ज्यादा वो जरूरी है कि क्या करना है, क्या चाहिए। तो पहले तो माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है हमें, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जितना हम माइंडफुल रहेंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। और हम साइंटिफिकली भी, जैसे हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि साइंटिफिकली कैसे ये चीजें काम करती हैं। हम अपने लिम्बिक ब्रेन से ज्यादा अपने नियोकॉर्टेक्स से जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे भी बहुत चीजें सॉर्ट हो जाती हैं हमारे लिए। फ्रंटल लोब से हमको हमेशा अटैचमेंट रखनी है और अल्फा स्टेट बनाना है। तो माइंडफुलनेस से आपका अल्फा स्टेट भी आता है, थीटा स्टेट आता है। जब आप सोकर उठते हैं तो मोस्टली अल्फा या थीटा में होते हैं, वो टाइम होता है मैनिफेस्ट करने का। तो जब आप सोकर उठ रहे हैं तो आप माइंडफुल रहें कि मेरे आसपास कैसी रोशनी है, क्या सुनाई दे रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, मुंह में टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है। आपने अपने सेंस ऑर्गन एक्टिवेट कर लिए, भगवान का शुक्राना किया, थैंक यू बोला ऊपर वाले को। अब आपके आसपास जो भी दिख रहा है, आपके हस्बैंड आपको दिख रहे हैं, प्यार से गुड मॉर्निंग किया, मे बी गले लगाया उनको, कुछ लव साइन सुबह से, दिन की शुरुआत ही की प्यार से, फन से, ग्रैटिट्यूड से, तो वो मैनिफेस्ट होगा आपके दिन में। अब ये पूरा पूरा दिन आपने हाई एनर्जी में जिया, ये मैनिफेस्ट होगा आपके वीक में, और ये पूरा पूरा वीक अच्छा गया मंथ में, वही मंथ फिर आपके साल में, और ऐसे आपकी जिंदगी में। एक लिस्ट बनाना चाहिए हमको कि हम अपनी पूरी लाइफ में कौन कौन से इमोशंस जीना चाहते हैं। उन इमोशंस की लिस्ट बनाएं और दिन के शुरुआत से शुरू हो जाए उन इमोशंस को थोड़ा थोड़ा जीना। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली डे में ही ज्यादा वर्क कर रहा है। प्रेजेंट में माइंडफुलनेस इज लाइक बीइंग प्रेजेंट। तो माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ये 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, पर ये बहुत पावरफुल हैं। क्योंकि जो बाकी हम ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हैं ना, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ये बहुत बाद में आता है। फर्स्ट बी अवेयर, एक्नॉलेज, हाँ है तो मान जाओ ना। हम पहले ही ना ना बोलते, नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है, मान जाओ ना है ऐसे, क्या हो जाएगा। आपको बहुत शांति मिलेगी, पहले तो बहुत शांति मिलेगी कि हाँ है ऐसे। अब कुछ कर सकते हैं क्या इस बारे में? अगर आंसर है यस तो कर लो, और अगर आंसर है नो तो कंट्रोल में ही नहीं है, भगवान भरोसे हो लो। वो और अच्छी बात है कि भगवान जो करता है बढ़िया ही करता है। सो मैम, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ वर्थ दोनों में क्या रिलेशन है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। सेल्फ वर्थ आपकी जितनी हाई है, जितना आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं, प्यार करते हैं, अपने वर्थ को समझते हैं, उतना ही ज्यादा वही मिलेगा आपको। बहुत लोगों को आप देखोगे ना, बहुत डिसरिस्पेक्ट मिलता है लाइफ में हर जगह। तो वो कहेंगे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरे कलीग्स ऐसे बिहेव करते हैं, मेरे भाई बहन ऐसे बिहेव करते हैं, मेरा हस्बैंड, मेरे सास सब ऐसे बिहेव करते हैं। आप खुद को कैसे देखते हो? क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? क्या आप अपने आप को वर्दी समझते हो प्यार का? ऐसे लोगों से आप बिठा के बात कर लो ना, ये हमेशा ये बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है जी, मुझसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट लव्ड एंड आई विल नेवर बी लव्ड। ऐसी बातें वो बोलते हैं क्योंकि वो खुद से ही प्यार नहीं करते। तो अपना वर्थ हटा उठाना बहुत जरूरी है। अपना सेल्फ वर्थ इंटैक्ट हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ स्टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव का कतई मतलब ये नहीं कि दूसरे को डिमीन करके अपने आप को प्यार कर रहे हैं, दुनिया खराब है मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूसरों को अच्छा बोलते हुए अपने आप की भी अच्छाई आप एक्नॉलेज करो, एंड व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ, यू आर नोइंग योर वर्ड्स, दिस वर्ल्ड विल फॉलो यू। काफी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं जिसके अंदर एक ही चीज को बार 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 मैनिफेस्ट किया जाता है, तो उसकी जड़ कहाँ देखी जाए, कहाँ उसका पता किया जाए और उसको स्टॉप किया जाए? अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो हमने पैटर्न की बात अभी पहले भी की थी, तो पैटर्न अगर चल रहा है तो मैं कहती हूँ चाइल्डहुड पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे चाइल्डहुड से आ रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता है। मे बी पेरेंट्स के उंड भी होते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहला रिलेशन और सबसे करीबी रिलेशन अपने आसपास क्या देखा है? माँ बाप का ही रिलेशनशिप देखा है, कपल एज अ कपल उनको देखा है। तो एक जब छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, और आपको लगता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर उस समय उसको सब समझ में आता है। उसके सबकॉन्शियस में सारी बातें जाती हैं। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड से कैसे बात कर रहे हैं, उसको सब समझ में आ रहा है। अब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, आप उसके सामने नहीं भी लड़ रहे हैं, नहीं भी कुछ हरकत कर रहे हैं, जब वो अपनी मैरिड लाइफ में आते हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस वही फ्लैश देता है। अब उनको पता है कि ऊंची आवाज में ही बात करना है तभी मेरी बात सुनी जाएगी, और आपको लगता है ये कहाँ से आ रहा है। पर ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, दिस माइट बी पॉसिबल, पर अपने चाइल्डहुड पे बहुत रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि चाइल्डहुड में मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, पेरेंट्स के मतलब आसपास का माहौल कैसा था, मैंने क्या फील किया, कहाँ कहाँ मेरी सेल्फ वर्थ घटी है, कहाँ कहाँ मुझे ऐसा लगा है कि मैं बेकार हूँ। तो बहुत टाइम हम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं और अपने पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे वैलिडेशन मिल रहा होता है। तो अब जैसे ही उस पार्टनर का ध्यान इधर उधर गया या उसने अपने लिए टाइम निकाल लिया, आपको थोड़ा कम टाइम दिया, आप परेशान हो जाते कि अच्छा अब तो ये बदल गया, ये मुझसे प्यार नहीं करता या कुछ भी। पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने उस पर डिपेंडेंसी बना ली है। तो बहुत जरूरी है अपने पास्ट में देखना पैटर्न तोड़ने के लिए। और जब आप अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पास्ट में, तो उसके बाद जैसे अगर आपको कोई चीज मिल जाए, हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। हीलिंग फॉरगिवनेस से आती है। जो मैंने बर्निंग बोल बताया आपको, लिख कर जलाने वाली चीज, उससे आती है। आपने लिख कर जलाया और वापस आके लिखा कि अब मुझे इसके बदले में क्या चाहिए। आप, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, मैं ऑलमोस्ट सबको ही बताती हूँ। ये आप करके कभी आप ज्योति आप भी ट्राई करना, बहुत आपको इससे देखोगे सारे ऑप्शंस फॉरगिवनेस की मिलेगा। जो आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर जैसे काफी चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें आप फॉरगिव कर सकते हो, हम्म बट बहुत ऐसी चीजें भी होती है जो एक्सट्रीम चली जाती हैं, हम्म जो कि आपके हाथ में नहीं हम्म है कि आप उसको चाहे माफ करो नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके कर्मा में लिखा गया। तो वहां पे उस चीज से कैसे अपने आप को डिटैच किया जाए? तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट भी ऐड कर सकते हैं वहां पे। अगेन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं अगर किसी ने बट वो आपको हिट करता है कहीं ना कहीं। हाँ, ये ये एकदम ह्यूमन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तकलीफ होना ही बंद हो जाएगी। हर्ट होंगे आप, तकलीफ होगी, और प्लीज एक्नॉलेज कीजिए। मैं और मेरे जैसे और भी लोग जो कोचेस हैं वो भी एक्नॉलेज करते हैं, और करना चाहिए इस बात को कि हम सबको तकलीफ बराबर होती है, हम सबको गुस्सा बराबर आता है, हम सब जेलस फील करते हैं। पर इन सब चीजों को चैनलाइज करने की आवश्यकता है ना। किसी को बहुत लंबा समय लग रहा है, किसी को कम समय लग रहा है। साइंटिफिकली किसी भी इमोशन को हम सिर्फ 90 सेकेंड तक महसूस कर सकते हैं, पर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है लूप की कि हम एक दुख को 10-10 साल जी ले रहे हैं, है ना। पर आप एक जोक पे 10 साल नहीं हंसते हैं, क्योंकि अगेन नेगेटिवली बायस्ड है माइंड हमारा। उसको नेगेटिव मजा आ रहा है गंदी सोच में, उसको मजा आ रहा है बॉडी में। अब कॉर्टिसोल का भी एडिक्शन हो गया, नेगेटिव हार्मोन का भी आपको एडिक्शन हो गया है इतना करते करते। तो हमको चेंज करना पड़ेगा। व्यवस्था, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजों की व्यवस्था है। जैसे हमारी बॉडी, माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। तो आप फिजिकली मूव कर रहे हैं तो भी आप अपने बॉडी में अच्छा केमिकल सिक्रीट करें। सुबह उठ के सूर्य देव को जल दे रहे हैं, अच्छा केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। अच्छा डाइट ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, जंक अवॉइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। और इन सब का सीधा असर आपके माइंड पे पड़ेगा, और माइंड का सीधा असर आपके मैनिफेस्टेशन पे पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का ही खेल है, सारे सबकॉन्शियस का खेल है। इसलिए एनएलपी और मैनिफेस्टेशन साथ साथ चलती है। आप फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं कि कैसे हम फॉरगिव करें। अगर कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे बिल्कुल, जैसे मेरे भी केस में, इन माय स्टोरी देयर वाज अ टाइम जो मुझे लगता था इस चीज की कोई माफी नहीं हो सकती है। गुस्सा था अंदर, है ना, बहुत दुख था, फ्रस्ट्रेशन था। जब अपने आप को समझना शुरू किया, रियलाइज करना शुरू किया, अपने लेसन समझना शुरू किया, अपने वर्थ को बढ़ाना शुरू किया कि मेरे पास अभी क्या, प्रेजेंट में भगवान ने क्या ब्लेसिंग दे रखी है, इस चीज के बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं। जब आंसर आया कि नहीं, इसको मैं नहीं बदल, सामने वाले को मैं कैसे बदल दूंगी, पर सामने वाले को माफ करके आगे जरूर बढ़ सकते हो, ईश्वर के चरणों में वो छोड़ सकते हो। मेरे साथ अभी भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसका मुझे जवाब नहीं मिलता, तो मैं सीधे उसको भगवान के चरणों में छोड़ देती कि श्री जी आप देख लो, मैंने अपनी तरफ से माफ कर दिया, क्योंकि भाई मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, ये सृष्टि मेरी है ही नहीं, ना मैंने किसी को बनाया, ना कोई मेरा डायरेक्ट संबंधी है। यहाँ से आए भी अकेले थे, जाएंगे भी अकेले। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बन रहा है, इवन वी आर गेटिंग मैरिड टू समवन और टू अ फैमिली, वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू अ फैमिली, अपने माँ बाप भी एक लिमिट तक ही सबके साथ हमारा संबंध है। एक थ्रेशोल्ड हर चीज का है, माफ कर देना चाहिए, सबको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैम जैसे मैं बताती हूँ आपको एक चीज, किसी ने आपके साथ में बहुत गलत किया, किसी भी सेंस में गलत किया, वो अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है, अतीत आपके साथ ही चलता है। तो अतीत को अपना दोस्त बना सकते हैं,
वो आपने उसको फॉरगिव कर दिया, सारी हम्म, चीजें एकदम कर दिए कि हाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, एकदम हट गया वो, मेरे चैप्टर से ही हट गया है वो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपके कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं उस चीज से, और आपके दिमाग में सीधा एक ही चीज आता है, क्या यार वो चीज ना उसकी वजह से ऐसे गड़बड़ हुई थी। अच्छा लो, लेकिन आपका आपकी बात मैं समझ गई, आप जो कह रहे हो इसको कहते हैं ब्लेम फ्रेम, एनएलपी में इट तो इज नेगेटिविटी आ गई ना दिमाग में। आएगी अगेन। मैं कह रही हूँ प्लीज उसको जो आ रहा है उसको आने दो, आने दो, एक्सेप्ट इट। ब्लेम फ्रेम है कि इसकी वजह से हो गया। अब मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मेरे लाइफ में एक लाइक मिसहैप था। मिसहैप मतलब मिसहैप नहीं बोलना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल हूं मैं इस सिचुएशन के लिए। सो मेरी जो लास्ट मैरिज थी इट वाज अ टॉक्सिक मैरिज। अगेन जो मेरे शब्दों पे प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको बताने के लिए कर रही हूँ। अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो ना, अतीत पीछा नहीं छोड़ता है, तब तक नहीं छोड़ता जब आप अपने लेसन्स नहीं लेते हो, माफ नहीं करते हो, उस चीज को बार बार रिलिव करते हो, बार बार रिलिव करते हो। उसको रिलिव करने से जो मेरे साथ 6 महीने में हुआ, जो टॉक्सिसिटी मैंने देखी, वो आज मैं रिलिव करके क्या करूंगी? अगेन कॉर्टिसोल क्रिएट करूंगी, आज का शरीर, आज का मोमेंट खराब करूंगी। पर वो एक ही बार वो चीज हुई थी, दोबारा नहीं हुई है। पर वो उसको मैं 1000 बार माइंड में रिपीट कर सकती हूँ। इस बात को समझना जरूरी है। ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं, उसकी वजह से एक बार हुआ वो इंसिडेंस। किसी ने आपको एक बार दुख दिया है, अगर आप किसी को ब्लेम करो भी तो किसी की एक बार की वो गलती है। आप जो बार बार जी रहे हो ये आपकी गलती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन कि आप अब उसको रिलीव करो, और उस सिचुएशन में भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके साइड से चीजें होंगी। आप वहां प्रेजेंट थे, आपने किसी को अपने साथ बदतमीजी करने दी, यू अलाउड समबडी, आपने अपने सेल्फ वर्थ नीचे रखी, आपके कुछ डिसीजंस थे, राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। जैसे मैंने वो शादी अपनी मर्जी से करी थी, मतलब मैंने फाइंड आउट किया था हम्म। किसी मैट्रिमोनियल साइट पे, तो मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ ना, कि आई कुड फाइंड बेटर, आई कुड अंडरस्टूड बेटर, है ना। तो मुझे ये समझ में आया, क्योंकि मुझे अपने लेसन, जो सबसे बड़ा लेसन मैंने क्या लिया, कि उस टाइम तक मुझे पता ही नहीं था पार्टनर कैसा होना चाहिए, शादी में मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, मुझे ये पता था कैसा नहीं चाहिए। तो जब मैं बोलती थी कैसा नहीं चाहिए तो वैसा ही मिल गया। तो इसलिए समझ में आता है। तो अब उससे लेसन क्या लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, कि मुझे पहले तो पता करना है कि मुझे कैसा चाहिए। एंड वेन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग, आप बहुत सुखी रहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आप सबसे सुखी रहते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका हक है, आप क्रिएट कर रहे हो। ब्लेम फ्रेम हमेशा पीछे ले जाता है हमको, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ उसके। अरे आप अपने आप को बलवान क्यों नहीं नहीं, समझते? इसका मैं एग्जाम्पल हम्म, बताऊंगी मैम, हम्म, एग्जाम्पल नहीं है, रियलिटी है। मैंने देखा मेरी फ्रेंड को वो किस तरीके से सफर करती है। उसकी लाइफ में एक लड़का था जिससे उसकी शादी फिक्स हो गई थी। उस लड़के ने उसका इतना मिसयूज किया, उसका नहीं बोलूंगी, वो अच्छी खासी जॉब करती थी, हम्म, उसके नाम पे लोन उठा लिया उसने, और पेमेंट भी इतना ह्यूज उठा लिया था कि शायद वो नहीं पे कर पाती थी इतना। हम्म, और फिर वो एकदम से रिश्ता वगैरह सब कुछ तोड़ दाड़ के चला गया, और ना ही पेमेंट दिया ना कुछ और दिया। उस लड़की को आज तक उस चीज को फेस करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि वो ईएमआई पे ईएमआई पे कर रही है, लेकिन अभी तक उसका उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हम्म, लेकिन जब वो ईएमआई की डेट आती है ना, उस टाइम पे उसके मुंह से मुझे यही सुनने को मिलता है, वो साला खराब करके चला गया मेरी लाइफ हम्म, में। हम्म। लेकिन इसमें कितनी बड़ी गलती है आपकी फ्रेंड की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू सिंपैथी एंड लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार के साथ ये बात उनसे मैं कहना चाहती हूँ, कि आपने इस घटना से लेसन नहीं लिया, कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं पता था, आपको पार्टनर ही नहीं पता था। एक पार्टनर का काम क्या होता है, मेल पार्टनर का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। हम्म। बच्चा बच्चा इस बात को बोलेगा, दिस इज द बेयर मिनिमम। तो आपको जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप ऐसे इंसान पे अगर भरोसा देकर आपने अपने क्रेडेंशियल शेयर किए होंगे, तब तो वो आपके नाम पे ईएमआई आ रही है। हम्म। तो ये आपको लेसन लेना है वहां से, कि नहीं, ऐसे। लेसन लिया ना, तो वो उस पता चल तो गया ना। जब तक आप ब्लेम करेंगे, अगेन यू विल गेट द सेम लूप। यही तो ट्रिक है, यही तो हमको समझना है। जितनी बार हम ब्लेम देंगे, जितनी बार हम उस चीज को कर्ज करेंगे, रिलीव करेंगे, उस इमोशंस को जिएंगे, दोबारा ईश्वर ना करे पर भयानक स्थिति आती है, इससे ज्यादा कोई छल करके जा सकता है आपके साथ। तो प्लीज बी अवेयर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगिव।
फॉरगिव एंड लेट गो से अच्छा मंत्र तो कुछ है भी नहीं, जस्ट लेट गो, लेट इट गो। और अपने आप को भी माफ करो, सिर्फ उसको नहीं माफ करना है। एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, इंसान है, गलती हो गई, पर उस गलती से सीख लो, आगे बढ़ जाओ। लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, अपनी लाइफ में देखा है, किया है, इसलिए बड़े प्यार से बोल पाती हूँ। और मैं इन इमोशंस को इसलिए भी समझ पाती हूँ क्योंकि यही मेरे भी इमोशंस थे। कभी मैं भी ब्लेम फ्रेम में थी, लेकिन जब तक ब्लेम फ्रेम में थी वही लूप चल रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई तो चीजें बदल गई। उसको मैंने देखा है बहुत बार ना, इतनी मोटिवेटेड रहती है ना कि नहीं अब मैं अपना ये करूंगी, ऐसे करूंगी, नहीं आप अपने उनको आप को मेरा बदल नंबर दूंगी। देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूंगी उनको कि वो आपसे जरूर बात करे। वो कभी कभी तो बहुत, लिटरली मैं खुद बहुत मोटिवेटेड होती हूँ उससे, काफी बार बात करती हूँ तब। लेकिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब वो इतना रोती है, इतनी चीजें रखती है ना सामने, कि यार वो क्यों आया मेरी लाइफ में, उसने सब कुछ इतना खराब कर दिया ना। अभी तक करीब हो गए होंगे उसको 4-5 साल हो गए मैम, वो लोन उसका कम ओफ। होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो ऐसे ही बढ़ेगा कि क्यों आया, क्यों इसलिए आया, क्यों, तो आपको अब समझ जाना चाहिए था, क्योंकि लेसन उसका देने आया। अर्निंग सोर्स इतना नहीं है जितना उसका वो ईएमआई चला जाता है। लेसन देने आया था। कुछ कर्मा थे, कुछ पास्ट कर्मा थे। मैं थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में मान लेती हूँ क्योंकि ये आपको रिलीफ देता है और आपको इससे मान के अगेन लर्निंग लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत कह तो रही हूँ, पॉसिबिलिटीज से भरी है दुनिया। हम्म। इसी दुनिया में, इसी जयपुर में आपके आसपास ही बहुत लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे, बहुत कम समय काम करके। और बहुत लोग दिन रात मजदूरी कर रहे हैं, बट दे आर अर्निंग वेरी लिटिल। डिफरेंस क्या है? एनर्जी में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, इंटेंट में डिफरेंस है। तो ये कुछ जो बैकएंड के काम जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो वर्ड्स ले रही हूँ, इनको आप पकड़ लो, इन चीजों का सहारा ले लो, बहुत सुखी रहोगे। और अगर इन चीजों को छोड़कर हम जिद पर आ गए ना कि नहीं उसी की वजह से हुआ ऐसा, उसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। अब तो जो नहीं हुआ वो 5 साल वापस नहीं आ सकते। पर अगर आप अभी अवेयर नहीं हुए, अभी आपने समझदारी से काम नहीं लिया, तो अगला 15 साल भी खराब हो सकता है आपका। ये समझने वाली बात है। अगले 50 साल भी खराब हो सकते हैं। तो अगेन प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है कि हम माइंडफुल हो जाए, प्रेजेंट में जिए। न्यूरो साइंस के हिसाब से मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है मैम? न्यूरो साइंस ये कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस हमारा सबसे पावरफुल स्लेव है। और अगर हम सबकॉन्शियस के स्लेव बने रहते हैं, जैसे हम घूमते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस के उसमें, हमारा मन कर रहा है सोने का, हमारा मन कर रहा है रील देखने का, हमारा मन कर रहा है आलस करने का, वी आर डूइंग दैट। पर अगर अपने सबकॉन्शियस को हमने ट्रेन कर लिया, कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं हम, जब हमें पेन हो रहा होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन कर रहा है, पर हम फिर भी उठ के पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या कुछ अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे ट्रेन होता है। जैसे जिम जाने की हैबिट है या योगा करने की हैबिट है, तो ऐसा थोड़ी बॉडी भी कहती है, माइंड भी कहता है बस हो गया नहीं करना है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम करते हैं। और एक टाइम के बाद जब हमारी हैबिट हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारा खुद का ही मन कर रहा है, हम रह ही नहीं पा रहे उस चीज़ के बिना। तो इस तरह से अगर हम ट्रेन करते हैं तो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग इतनी पावरफुल होती है ना, इससे आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस आपको एक बूस्ट देता है बिलीव करने के लिए, जो चीज़ नहीं भी हुई है वो भी चीज़ आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं समझ में आता कि क्या एक्चुअल है, रियल है, और क्या अनरियल है। तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक फ्रेम दे सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्ट कर सकता है। Okay. और मैम ट्विन फ्लेम और अपने ये सोलमेट जो होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैनिफेस्टेशन में कितना सही है? मतलब कंफ्यूज करता है या फिर सही है? वो मैनिफेस्टेशन में कितना काम करता है? मैं इन दोनों शब्दों में नहीं मानती हूँ, पर काफी ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं अगेन, तो इन चीजों में नहीं मानती हूँ। और सोलमेट जैसी जो बातें होती है, सोलमेट क्या, हमारे एनएलपी में हम बोलते हैं पीआईपी मैच करनी चाहिए। पीआईपी होती है प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो हम सबके अंदर 6 नीड्स होती हैं, तो जिसमें है ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, सिक्योरिटी एंड अनसिक्योरिटी, जहाँ पे आपका एडवेंचर आता है। तो ये चीजें ना ज्योति हम सबके अंदर होते हैं, और हम इसको ऐसा करते हैं कि मैच करते हैं। मतलब मेरी कुछ क्वेश्चनेयर है, मेरी पीआईपी है, आपकी पीआईपी, तो इसको मैच कर कर हम देखते हैं कि कैसा हमारा बॉन्डिंग बनेगा, कैसी हमारी बॉन्डिंग बन सकती है। तो पीआईपी हमारे एनएलपी में हम ऐसा बोलते हैं कि
कुंडली मिले ना मिले, पीआईपी मिलनी चाहिए। तो जो जिनसे हमारी पीआईपी मिल जाती है वो हमारे सोलमेट, उनको हम सोलमेट कह लें। पर ये जो आप जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, इस पे मेरा कुछ खास बिलीफ नहीं है। तो मैम ऐसा कोई रेड फ्लैग जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो हम पता कर सके कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है? सबसे पहला रेड फ्लैग डेस्परेशन है। अगर हम डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, प्लीज रुक जाओ, अपने आप को काम एनर्जी में ले आओ। सबसे पहले डेस्परेशन के साथ कुछ भी नहीं करना है, काम एनर्जी के साथ करना है। दूसरा रेड फ्लैग है डाउट। अगर हम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक कर रहे हैं और उसके बाद हम डाउट में आ गए, डाउट की एनर्जी में आ गए, अगेन पहले डाउट को सॉल्व करिए। क्योंकि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर डाउट में थोड़ी बैठे होते हैं कि नूडल्स ऑर्डर किया है तो वो पास्ता लेकर आएगा। आपको पता है नूडल्स ही आएगा। सो जस्ट बिलीव बिलीव दैट। तो मैंने ये बताया, डिटैच रहना है, डेस्परेट नहीं रखना, डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। और अगेन डिटैचमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट शुभम ने याद दिलाया कि डिटैच रहिए आप अपने जो भी आपका एंड गोल है उससे डिटैच रहिए, भरोसा रखिए, डिटैच्ड रहिए। अटैचमेंट हमें बहुत दुख देता है किसी भी चीज़ से, और शायद आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है जिस चीज़ से आप अटैच हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा है ना ऊपर बैठा हुआ, देने वाला यूनिवर्स है। आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको कोई बेकार चीज़ देगा? हमारी सोच इतनी सी है, हम मतलब इतने सूक्ष्म है ना, बिल्कुल हम कण बराबर भी नहीं है, हमसे बहुत विशाल है वो परमात्मा। वो जो हमें देगा ना वो हमेशा बढ़िया ही देगा, बड़ा देगा। हम जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं उससे अगर हम डिटैच हो गए तो वो देगा हमें जो हमारे लिए एक्चुअली मीनिंगफुल है। आपका ये आध्यात्मिकता की तरफ रुझान कैसे हुआ मैम? कुछ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि आप वहाँ की तरफ मुड़ चुके हैं, या फिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आप इतने आध्यात्मिक हो चुके हैं? थोड़ा तो मुझे लगता है मेरी फैमिली से है, ये हेरिडिटिकल है। और अ, मैंने जो बहुत पावरफुल पॉइंट देखा है, ऐसे तो मेरे बचपन में ही भी बहुत स्टोरीज हैं, पर अगेन मैं उस स्टोरी की बात करूंगी जब मेरी लाइफ में श्री जी आई, राधा रानी आई। तो आई वॉज इन बैंगलोर, और मेरा वो बहुत ही बुरा समय चल रहा था उस समय के हिसाब से। तो आई वॉज इन दैट टॉक्सिक मैरिज फिर बोल रही हूँ, बट हाँ, आई वॉज इन दैट थिंग। और बहुत उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बहुत फिजिकल मेंटल अब्यूज बहुत ज़्यादा था, और मेरे घर में एक लड्डू गोपाल जी थे प्यारे से, तो मैं उनकी सेवा करती रहती थी और भजन गाती रहती थी। पर एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा ही अपने आपे में नहीं थी, दुखी थी, और भजन कीर्तन गाए नहीं जाते थे। फिर मैंने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब पे भजन चलाती थी। तब एक भजन आया, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। और ये भजन मुझे तब नहीं पता था कि श्री जी कौन है, राधा रानी कौन है, उनकी महिमा क्या है। और ये भजन बहुत शीतलता देता था और मैं ये गाती रहती थी। और इसके बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन्स है कि हमसे दीन ना कोई जग में, बान दया की तनिक ढरो। और ये सब इतनी प्यारे लाइन्स है ना, बहुत मजा आता था गा के, बहुत सुकून मिलता था सोल को। आई थिंक वो था, वो एक पॉइंट था जब सब कुछ बदल गया। और शायद मैंने अननोविंगली, अनकॉन्शियसली, अगेन देखो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, अनकॉन्शियसली इतना प्यारा भजन मैं गाने लग गई, सुनने लग गई, इतने इमोशंस जनरेट होते थे, इतना प्रेम जनरेट होता था, आंखों से आंसू गिरते थे। श्री जी ने कैसे रेस्क्यू किया मुझे उस बहुत बुरी सिचुएशन से, ये एक दूसरी जिंदगी मिल गई। और वहां से आने के बाद मुझे वृंदावन शरण मिल गया। ऐसी श्री जी की कृपा हुई कि बरसाने ही, मतलब मेरी होली दिवाली बरसाने श्री जी की कृपा से जाती है, संतों के दर्शन हो पाते हैं। इतना सुकून है लाइफ में, इतना प्रेम है। जैसे श्री जी हमारी कंपैशन की देवी, वही कंपैशन अपने अंदर फ्लो होता है, वो देखती हूँ। तो मेरे लिए यही स्पिरिचुअलिटी है कि श्री जी ने थामा है और थामे ही रखा है। तो वो प्रेम मैं महसूस कर पाती हूँ, और आपके आंखों में भी दिख रहा है वो प्रेम। मैनिफेस्टेशन का क्या ऐसा रोल है, मतलब रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए और जो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए? अगेन फॉलो करने वाली बात बताऊंगी, नहीं करने वाली नहीं बताऊंगी। नहीं करने वाली तो बहुत कुछ है। फॉलो करने, ये मैंने बहुत बार कवर कर दिया इसी पॉडकास्ट पे, पर रूल्स ही, मतलब इसको प्लस प्लस में बता देती हूँ। सुबह उठो, माइंडफुल हो जाओ, प्लस ग्रेटफुल हो जाओ, प्लस अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स जनरेट करो। जनरेट करने के लिए क्या करना है, अपने घर वालों से, आपके घर में अगर पेट है या लोग हैं, सबसे
कुछ फीलिंग्स जनरेट करो, प्यार की, फन की, रिस्पेक्ट की। सुबह सुबह किसी को कंपैशन दे दो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दो, किसी को कुछ बढ़िया सा, किसी को कॉन्फिडेंस दे दो। जनरेट सम फीलिंग्स, ओके। एंड बिलीव कि आपने अच्छी चीजें बांटी हैं, मल्टीप्लाई होकर आएगी आपके पास। बिलीव कि मेरे साथ परमात्मा है, बढ़िया होगा। टेक सम एक्शन। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लिया, बुक रीडिंग कर ली, कुछ बढ़िया काम कर दिया, गाय को चारा दे दिया, कुछ भी, कोई टेक सम गुड एक्शन, तो वो विन होती है दिन की, है ना, कुछ विन कर लिया। और इसका रिजल्टेंट यही होगा कि सारी एनर्जी मिलेगी अलाइनमेंट के साथ। आपके दिन में ही जो आपने गोल सेट किए, वो गोल सेटिंग भी आपकी पूरी होगी, और छोटे छोटे विंस, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन होने लगेगी, आपकी लाइफ में वर्क करने लगेगी, बिलीफ बढ़ने लगेगा, और फिर आपकी बड़ी मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए काम करेगी। तो क्या मैम हम मल्टीपल चीजें एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जैसे मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए, तो मैं एक साथ उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि करना भी ऐसे ही चाहिए। आपको अपने सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सारे एरियाज ऑफ लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। तो जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो हम कहते हैं कि सारे एरिया को आप कवर करो। एक साथ बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने कोई टेक्निक करनी है, 369 कर रहे हो, या 10x3 कर रहे हो, या 555 कर रहे हो, तो आप जब भी ये कर रहे हो, इसमें एक साथ बहुत सारी चीजें मत करो, वन एट टाइम। जैसे 10x3 में हम 3 कर सकते हैं, लेकिन 369 और 555 में आप एक बार में एक ही चीज मैनिफेस्ट करो, स्पेशली जब आप बिगनर हैं। अगर आपने अभी नई नई जर्नी शुरू की है तो एक बार में एक चीज मैनिफेस्ट कीजिए और सरेंडर मोड में रहिए। ये मत चेक करो कब होगा, करके छोड़ दो, फिर दूसरी चीज उठा लो, फिर उसको करके छोड़ दो, धीरे धीरे होगा। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, बिलीफ बढ़ाएंगे, और फिर हम एक साथ बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विजन बोर्ड में यस, यू कैन राइट ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। काफी लोग नास्तिक भी होते हैं मैम, तो क्या नास्तिक लोग जो होते हैं वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कर सकते नहीं, हम सब करते हैं, ऑलरेडी मैनिफेस्ट करते हैं। अंतर क्या है ना कि बट वो बिलीव वाली बात आ वो जाएगी छोड़ फिर। दीजिए उसको। वो किसी चीज पे तो बिलीव करते होंगे, इसी चीज पे बिलीव करते होंगे कि मैं बेकार हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होता है उनसे। तो आप कोई भी मैनिफेस्ट तो हम सब कर ही रहे हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। पर जो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा करे। जैसे आपके गार्डन में छोड़ दो, ऐसे ही मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, कुछ ना कुछ तो उगी आएगी, घास, वीड। फूल लगाओगे तो फूल उगाएगा, सब्जी लगाओगे तो सब्जी उगाएगा, फ्रूट्स लगाओगे फ्रूट उगाएगा, नहीं तो वीड तो उगेगी ही उगेगी, कंफर्म है ना, घास उगेगी ही। उसी तरह मैनिफेस्टेशन भी, अगर आपने कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, अच्छी सीड डाल ली यहाँ पर, तो अच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं तो कचरा तो मैनिफेस्ट हम कर ही रहे हैं दिन रात, रील्स देख। जैसे प्यार के मामले में काफी बार ऐसा होता है ना कि कोई पार्टनर हमारे लिए सही नहीं होता है, और हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है या नहीं, लेकिन हम बहुत ज्यादा तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं कि वो मिल जाए, बस वो मिल जाए, बस वो मिल जाए। तो उस चीज से कैसे करना चाहिए? बचना चाहिए? कैसे उस चीज को रियलाइज करना चाहिए? क्या क्या चीजें हैं जो इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक पार्टनर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है स्पेसिफिक पार्टनर कभी मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहिए, या स्पेसिफिक किसी चीज को भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ, आप जैसे स्पेसिफिक वाले पे लोग कहेंगे कि नहीं, लोग सिखाते हैं कि स्पेसिफिक करो, पर आप स्पेसिफिक इमोशन मैनिफेस्ट करिए। अगर मुझे पार्टनर चाहिए, तो क्या मैं एक जिस लड़के से प्यार कर रही हूँ, जो भी लड़की मतलब प्यार करती है, कहती है मुझे यही लड़का चाहिए। अब वो लड़का आपको गालियां दे रहा है, ठीक है, कमाता नहीं है, काम नहीं करता है, गंदे से रहता है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स इन हिम। तो आप इन चीजों के साथ नहीं रह सकते हो लाइफ में। तो आप ये पहले डिसाइड करो कि आप कैसे पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके पार्टनर में, और उन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो। एक और तरीका है, मतलब इसमें अभी एड ऑन है कि आप उन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वो देखो कि आपके अंदर वो चीज है क्या। अगर आप एक ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर चाहते हो, लॉयल चाहते हो, कंपैशनेट लाइफ पार्टनर चाहते हो, कॉन्फिडेंट लाइफ पार्टनर चाहते हो, अपने अंदर देखो वो क्वालिटीज मेरे अंदर हैं क्या, और अगर नहीं है डेवलप करो, और वैसा ही पार्टनर आप मैनिफेस्ट करो। आप जो हो वही मिलेगा आपको। हम गलत तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं कि सुरेश जी पसंद है तो सुरेश जी से ही शादी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें मैनिफेस्ट करना है कि हमें एक्चुअली क्या क्या हम चाहते हैं। कंपेनियनशिप, वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, लव, यही तो हम अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं, यही तो हमें अपने पार्टनर से चाहिए। तो आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करो। अगर सुरेश जी आपके बढ़िया होंगे तो वही मिल जाएंगे, नहीं तो फिर
कोई और आएंगे, रमेश जी, मुकेश जी, कोई और आएंगे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होगी। मैम ये मनी मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हमें करनी चाहिए? हाँ, काफी सारी चीजें, एक आध चीजें बता चुकी हूँ। शुभम अपना वॉलेट देना, तो मैं कुछ और चीजें बताती हूँ आपको। तो अभी फिलहाल आपसे वॉलेट नहीं मांगा, पर ऐसा वॉलेट लड़कों के पास भी होता है, लड़कियां भी एक वॉलेट रखती हैं। तो आप वॉलेट के साथ भी एनर्जी कर सकते हो, और मनी, फिजिकल मनी के साथ बहुत एनर्जी हम अपनी इनहांस कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ब्लेसिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि ब्लेस करना है। पहली चीज, ये जो हमारा वॉलेट दिख रहा है, हमें इसको देखना है ये कहीं से कटा फटा नहीं हो, फटिया पुराना वॉलेट नहीं होना चाहिए। दिखने में तो बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर देखते हैं क्या है। तो अंदर भी ये सुंदर है काफी, और खाली खाली भी है। ये जो इसमें पॉकेट बने हैं कार्ड होल्डर के, अच्छी बात है, इसमें कार्ड होल्डर नहीं रखा है शुभम ने, रखना भी नहीं होता है कार्ड होल्डर में, क्योंकि ये है पैसे का घर। पैसे के घर में सिर्फ नोट होने चाहिए इसमें, मतलब नोट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वॉलेट के अंदर क्या है। वॉलेट कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, वॉलेट काफी सही है, और इसमें कार्ड होल्डर्स हैं, पर इसमें कार्ड नहीं रखा है शुभम ने, बहुत अच्छा करा है। तो कार्ड इसलिए क्योंकि कार्ड होल्डर एक अलग से भी आता है, आप उस कार्ड होल्डर में कार्ड रखिए, वो उसकी जगह है स्पेसिफिक। और ये आप अपने नोट्स के लिए रखिए, मनी के लिए। दिस इज हाउस ऑफ मनी, और मनी का कलर क्या है? ग्रीन। तो अगर ग्रीन कलर का वॉलेट हो तो बहुत ही बढ़िया। ग्रीन, हरे हरे पत्ते बोलते हैं ना, हरा हरा नोट नहीं, तो ग्रीन कलर का अगर आपका वॉलेट है, ऑलिव ग्रीन कलर का, बहुत ही बढ़िया। तो इनमें जो कार्ड्स है ये जाएंगे कार्ड होल्डर में। अगर ऐसी स्लिप रखने की आदत है आपको, और कोई बिल्स रखने की, तो इसकी ये जगह नहीं है, ये कचरा है इसके लिए, इसका कोई काम नहीं है। आप इसको हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, ऐसी चीजें इसमें नहीं रखेंगे। वॉलेट में कोई फूल और ऐसी चीजें भी नहीं रखेंगे। नोट रखेंगे सीधे करके, जैसे शुभम ने रख रखे हैं, काफी सारे रख रखे हैं फिलहाल। तो अब थोड़ा खेलते नोट के साथ, थोड़ा हम फील लेना है, जो हमने माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी बोली। तो आप देखो ज्योति, पैसों की कुछ आवाज है, अभी कुछ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अब आप ये पकड़ो, थोड़े और ले लो ठीक है। अब देखो कुछ आवाज, हवा आ रही है, हवा आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, स्मेल है, स्मेल है। अब एक नोट उठा लो, टच करके दो, आंखें बंद करके फील लो। कुछ फील भी है, कुछ टच भी है, नोट का कुछ टच भी है। अब 500 ऐसे आप जब फिजिकल मनी रखते हो, और यही जो आप यूपीआई वॉलेट में रखते हो, दोनों में एनर्जी किसमें ज्यादा लगती है आपको? 500 आपके वॉलेट में पड़ा, 500 आपके हाथ में है। हाथ वाले में ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि फिजिकल है, आप इससे टच फील कर पा रहे हैं। तो हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को अपने मनी के साथ एक्टिवेट मनी के साथ अपने सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट रखने हैं। अब आपके पास जो भी नोट है, इसको देखो, इसके कलर्स देखो, इसमें क्या लिखा है। आपको पता ही नहीं होगा कि अपने नोट पे कितनी जगह 500 लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा माइंडफुल हो जाइए अपने पैसों को लेकर। गांधी जी कहाँ कहाँ बने हुए, जस्ट वॉच इट, जस्ट ऑब्जर्व इट, और जब भी देखो, वाओ मेरे पास एक बढ़िया 500 का नोट है, ये भारत की सबसे बड़ी करेंसी है, फिलहाल अभी सबसे बड़ी करेंसी है, कितना अच्छा लग रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, लगातार आता है, हर डायरेक्शन से आता है। और ये जब भी आता है, जब भी मैं खर्च करती हूँ, एक मैं 500 का नोट खर्च करती हूँ, तो एक ये मैं 500 का नोट खर्च करती हूँ, अब वापस दे दो सारे मिला के तो ये 5 गुना होकर मेरे पास वापस आता है, 10 गुना होकर मेरे पास वापस आता है। ऐसा बिलीव करो, और जब भी आप खर्च करो, इस तरह की अफर्मेशंस करो। नोट को खुले रखो, मोड़ कर नहीं रखने कभी भी। सिकुड़ी हुई एनर्जी नहीं, खुली हुई एनर्जी। लक्ष्मी क्या है? चंचला है, चलती है, चलाचल है। तो और मनी इज अ टूल, तो इससे वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि आज हमारे पास पैसे हैं, इससे हमारे खाने का सामान आएगा, हम कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, जो भी चीज आ रही है इस टूल की वजह से आ रही है। सो बी थैंकफुल एवरी टाइम। किसी को भी हम दे रहे हैं, हमेशा जैसे एक 500 का नोट निकाला, मैंने वेंडर को दिया या किसी को डोनेट किया, ब्लेस इट कि हे भगवान, ये जब जा रहा है किसी के सार्थक कामों में लगे, सात्विक कामों में लगे। आप ऐसा ब्लेस करो। ईश्वर ना करे कि कभी ऐसे हमारे कमाए हुए पैसे किसी गलत एनर्जी में चले जाएं।
ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बस आप ब्लेस कर दो। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पैसे किसी गलत काम में नहीं लगना चाहिए। मान लो किसी ने शराब पी के गाड़ी चलाई, किसी की डेथ हो गई, हमारी एनर्जी गई ना इसमें। तो अगर हम कुढ़ रहे हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी से, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये फिर गलत उसमें चला जाता है। तो हम अपने पैसे को बहुत प्यार दें, प्यार से स्पेंड करें, और जब वापस आए मिले तो प्यारे, वाह मेरे दोस्त तुम आ गए, आ जाओ तुम्हारा स्वागत है। तो बहुत प्यार से अपने पैसों के साथ फन एक्टिविटी करें। और अगर आप इसमें एक और पावर कर सकते हैं, एक बढ़िया सी अपनी मनी अफर्मेशन बना के एक छोटे सा स्लिप अपने बैग के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा मनी के साथ हम मनी के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ग्लास की बॉटल ले लें, उस पर अपने मनी अफर्मेशन चिपका लें और रोज उस पानी को टच करें, मतलब बॉटल को, कि ये चार्ज हो रहा है, इसमें वही अफर्मेशंस बोलें, एंड देन सिप दैट वाटर, थोड़ा थोड़ा करके पिए, और वाटर से बहुत एनर्जी आती है। ये फोन में भी अपने ये स्पेस होता है, यहाँ पे भी काम करता है क्या ये? एक्चुअली हाँ, काफी सारे स्पेस इसमें भी काम करता है? पर इसमें आपका नोट देखो खुल के नहीं रह पाएगा, वो एक छोटा सा रूम नहीं है। सीधा रखेंगे ना? हाँ, सीधा अगर रख सकते तो बिल्कुल आ रखिए, जाएगा सीधा सीधा? रखिए। हाँ, पता नहीं था मुझे, मैं हाँ। इसमें रख दूंगी। और आप अच्छा फोन दिखाइए, फोन के साथ भी आप ये कर सकते हैं कि मेरा फोन जब भी रिंग होता है, नोटिफिकेशन जब भी आते हैं, पैसे का ही आता है, क्रेडिट होते हैं, मुझे गुड न्यूज मिलती है, मुझे हमेशा ग्रेट न्यूज मिलती है। मेरे पास मेरे वॉलेट हमेशा भरा होता है, मेरा डिजिटल वॉलेट हमेशा भरा होता है, मेरे पास मनी इज क्रेडिटिंग, हमेशा मेरा फोन मुझे गुड न्यूज देता है। इसको भी चार्ज कर दो, 20-21 दिन आप देखना, आपका फोन हमेशा आपको गुड न्यूज देगा। तो मैंने फोन के साथ तो ये बहुत किया हुआ है, तो मेरा फोन, मेरा लैपटॉप मुझे हमेशा गुड न्यूज देता है। डेफिनेटली अब तो काफी लोग इस चीज को करेंगे भी अप्लाई। यस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू ज्योति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही प्यार भी महसूस हुआ आपके साथ साथ, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि श्री जी ने जोड़ा हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री जी ऐसे ही कृपा करते रहे हम सभी पे। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है अपर्णा पांडे जी के साथ में बातचीत आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ द लीजेंड शो में। थैंक यू।